लोग ऐसा कहते हैं कि किसी चीज़ को बिल्कुल शिद्दत से चाहो, बिल्कुल मन से चाहो, बिल्कुल इच्छा से चाहो तो वो बिल्कुल पूरी हो जाती है, और शायद आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज आपकी शिद्दत से चाहने वाली चाह को पूरा करने आई हूँ, और वो चाह है आपके असर्शन रीजन। समझ में आई बात? बहुत सारे दिन से लोग परेशान हो रहे हैं कि 12th बायोलॉजी 12th वालों को ही पढ़ाते रहती हूँ, 11th वालों को पढ़ाते रहती हूँ, 10th वालों को आप पढ़ाती नहीं हो, मैं भूल गई हो, ये है वो है। पर एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं किसी को भूलती नहीं हूँ। मैं हर बार हर लेक्चर में आपको यही बोलती हूँ कि मैं बच्चों को भूल जाए तो वो शिक्षक ही क्या, शिक्षक को तो आप लोगों को एक नई राह दिखानी है और उस नई राह में चलने के लिए आपको हिम्मत देना है। सो मैं हिम्मत देने में पीछे नहीं हटती हूँ। हाँ, बहुत दिनों से आपकी क्लास नहीं हुई है, ये बात अलग है। सो आज की क्लास जो है वो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे पूरे 50 असर्शन रीजन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। हम लोगों ने बहुत सारे मोर देन 200 MCQs सॉल्व कर लिए हैं लाइफ प्रोसेस के। आई होप उन लेक्चर्स को आप देखते हैं और आपको बहुत मजा आता है। और भी बहुत सारे MCQs एग्जाम के पहले मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। सो आप घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? सो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाले हैं, तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको शुरुआत करूंगी आज की बहुत स्पेशल क्लास से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये कोटेशन लेके आई हूँ। मैं नॉर्मली आपकी बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाई हूँ, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सॉरी लेके आई हूँ कि इफ़ यू आर वरी देन आई एम सॉरी, विल स्टार्ट इन अ हरी। ठीक है, तो मैं बहुत सॉरी हूँ और हम बहुत जल्दी से शुरू करने वाले हैं असर्शन रीजन ऑफ द चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। MCQs टाइप के ही होते हैं असर्शन रीजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत खुश हो रही है ये, ऐसे बाल मेरे तो नहीं है पर ठीक है, कोई तो होगा ही। चलिए, असर्शन रीजन के सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज सम मैं कहूँ कि ट्रिक्स होती हैं असर्शन रीजन को सॉल्व करने की। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊँ, तुम तो बायोलॉजी में इतने ज़्यादा तगड़े हो चुके हो यार कि तुम्हें कोई ट्रिक्स की ज़रूरत है ही नहीं। तुमको सारा कुछ रट गया है। अब तो क्या, असर्शन रीजन उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादा, उसके दादी आ जाए, कोई फर्क लेना देना नहीं है। ठीक है, सो टेंशन मत लेना, थोड़े ट्रिक्स बता दूंगी आपको। आपको ना असर्शन रीजन में कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आप रूल्स सुन लो, बिना रूल्स के तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं। देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन, चलिए शुरू कर रहे हैं। इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स सीख लेते हैं। नियम जो है बहुत जरूरी है जीवन के लिए, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नियम तो जानने जरूरी है यार। चलो शुरू करते हैं। सो असर्शन, एक सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी जाएंगी। एक दिया जाएगा कथन, मतलब एक सेंटेंस, और उसके नीचे उसका होगा एक्सप्लेनेशन विच इज कॉल्ड एज रीजन। अब हमको ये बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है क्या वो सेंटेंस सही है या नहीं है, या जो रीजन दिया गया है वो रीजन सही है या नहीं है। और हमको ये भी बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसके लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अब ये मैडम क्या बोल रही हूँ, इसमें तो हमें गे पे हो रहा है। आओ समझाती हूँ। देखो, सो सपोज दैट मैं तुम्हें एक सेंटेंस देती हूँ, मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दूंगी। ठीक है, समझना। तुम्हारे पास एक असर्शन मैंने दिया, तुम्हारे पास एक सेंटेंस दिया, शिप्रा मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं मैग्नेट ब्रेन्स में। ये है तुम्हारा असर्शन। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक सेंटेंस है। रीजन दे रही हूं उसका। रीजन ये है कि वो बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाती हैं। अब दोनों में ध्यान से सुनो क्या चीज कॉमन है। वो बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाती हैं। ठीक है, या शिप्रा मैम बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाती हैं। दोनों में कॉमन है 2 शब्द, जो कि है शिप्रा मैम और है बायोलॉजी। समझ में आई बात? शिप्रा मैम मैग्नेट ब्रेन्स में बायोलॉजी पढ़ाती हैं, ये असर्शन है। और दूसरा है शिप्रा मैम बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाती हैं। सो इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। इट मीन्स टू से दैट कि जो आपका असर्शन है वो है सही और उसका जो रीजन है वो भी है सही। समझ में आई बात? या मैं ये कह सकती हूँ असर्शन एंड फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला ऑप्शन समझ में आया? आपको कैसे ढूंढना है दूसरा बताती हूँ। शिप्रा मैम मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती हैं और शिप्रा मैम को संतरा बहुत पसंद है। समझो बात को, क्या बोल रही हूं मैं। शिप्रा मैम मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती हैं और उनको संतरा बहुत पसंद है। अरे भैया, शिप्रा मैम मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती हैं
और उनको संतरा बहुत पसंद है। हालांकि मुझे संतरा पसंद है, बट इज दिस रेलेवेंट कि संतरा मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड हो? नहीं। सो यहां पर असर्शन और रीजन मेरे लल्ला दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझी गई? चलो नेक्स्ट इज, यहां पर मैं आपको बताती हूं शिप्रा मैम बहुत अच्छी हैं, शिप्रा मैम बहुत काम रहती हैं, ठीक है, शिप्रा मैम बहुत अच्छी है, ये असर्शन हो गया, बट रीजन इज कि शिप्रा मैम जो है वो बहुत काम रहती हैं, तो रीजन इज फॉल्स। मैं कोई काम वाम नहीं हूं, तुमको पता है मैं झांसी की रानी जैसे बिहेव करती हूँ। सो यहाँ पे असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, ये समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा मैम को काला रंग बहुत पसंद है, ठीक है, नेक्स्ट, शिप्रा मैम को काला रंग बहुत पसंद है। शिप्रा मैम जो है उनको ये ऐसे कह सकते हैं, शिप्रा मैम पीले रंग में बहुत अच्छी लगती हैं। अब ध्यान से सुना, मुझे काला रंग पसंद नहीं है ऐसा मानते हैं, हालांकि है पर ठीक है, मुझे काला रंग पसंद नहीं है, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट, क्योंकि मुझे येलो कलर तो पसंद है। सो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मेरे पास, तुमको पता है कि मेरे पास मेरे अलावा एग्जाम्पल लेने के लिए कुछ रहता ही नहीं है फिलहाल के लिए, मतलब रहता तो बहुत कुछ है पर अब मैं बायोलॉजी से लेकर सिखा रही तो तुम सीख नहीं पाते। सो पहले में हमको ये देखना है कि असर्शन रीजन दोनों सही है या नहीं सही है, और रीजन परफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को, उस कथन को जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है। सेकेंड इज असर्शन जो है वो रीजन दोनों सही है बट रीजन जो है एंड बंड है, शिप्रा मैम को संतरा पसंद है वो मैग्नेट ब्रेन पढ़ाती है, गड़बड़ है, ठीक है। फिर असर्शन सही है बट रीजन गलत है थर्ड में, असर्शन गलत है, रीजन सही है आपका फोर्थ में। ये चार ऑप्शन को क्राइटेरिया हम लेगा और सॉल्व करेगा भाई, बढ़िया धासु जबरदस्त धुआंधार वाले क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं, और पूरे क्वेश्चन में आपको मजा बहुत भयंकर आने वाला, मजे की कोई कमी नहीं है। इफ यू आर इन माय क्लास तो आपको बिल्कुल ये भूल ही जाना है कि मजा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पहला ही क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, चलो आ जाओ रे, ध्यान से देखते हैं क्या बोल रही हूं मैं। असर्शन असर्शन असर्शन, प्लांट से शुरू करते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को लगता है मैडम आपने प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पढ़ाया ही नहीं है। ले पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक्सक्रीशन का ही ले आई हूं। चलो, प्लांट लैक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, प्लांट लैक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। प्लांट असर्शन हो गया, प्लांट लैक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रीजन सुनेंगे इसका। प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब सुनते हैं, अपन एक्सप्लेन करते हैं क्या है। प्लांट्स के पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उनके पास वैक्यूल्स होते हैं जिसमें वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो फिलअप कर लेते हैं, सो दे डोंट नीड एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये बात भी सही है कि प्लांट जो होते हैं वो ज़मीन से पानी, अपनी जड़ों से, अपने रूट हेयर से पानी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट प्लांट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है और वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इज दिस रेलिवेंट है? मुझे ये बात बताओ कि इसमें तुमको क्या चीज कॉमन दिख रही? कुछ चीज भी कॉमन दिख रहा है? एक भी प्लांट को छोड़ो यार, बाकी इन दोनों सेंटेंस में तुमको कोई सा वर्ड कॉमन दिखा क्या? नहीं दिखा। इट मीन्स टू से दैट कि असर्शन तो सही है बेटा कि उसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, बट रीजन भी सही है। बट क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? तो आंसर बताओ क्या होगा, देखो मेरे साथ क्या होगा। बोथ assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation of assertion। यहां पर रीजन में वो बात कर रहा है एब्जॉर्प्शन की और assertion में वो बात कर रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। तो भैया कैसे रिलेवेंस होगा? समझ आया ना आपको? कैसे? आपको कॉमन ढूंढना है यार, ठीक है। यू हैव टू सर्च कॉमन थिंग्स, आपको कॉमन चीजें ढूंढना है कि क्या क्या कॉमन बोल रहा है। अब दूसरी बात यह है कि कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं तुमको एक चीज बताऊं, सीधी सीधी सुनो मेरी बात, ठीक, कान खोल के सुनियो। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कंसेप्ट इतने बढ़िया मैंने बिल्ड कराए हैं कि आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम सही करके आओगे। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो यार, समझ में आई बात? गलती का कोई चांस नहीं है आपके पास क्योंकि आपकी टीचर हूं मैं, ठीक है। और मैं जो है ये एक बहुत ही बड़ा शब्द है, मैं एक पूरा वाक्य है, सुना है ना आपने मूवी में। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों, आ जाओ। असर्शन सुनते हैं। बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम लोग आज कुछ बोलते ही नहीं आजकल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है ये? इमल्सिफिकेशन। सो बाइल में बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े फैट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कहां पर? ये भी बता देती हूं यहीं पर, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए।
ताकि भूली बिसरी याद है जो मेरे बच्चों ने लाइफ प्रोसेस 4 महीने से पढ़ा नहीं है वो थोड़ा पढ़ लो रे, ठीक है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज इमल्सिफिकेशन, ठीक। असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट मेरे बच्चों। अब देखो रीजन क्या है? बाइल जूस कंटेन एंजाइम। देखो मेरे बच्चों, मुझे याद है कि जब मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ाया, जब मैंने उसका वन शॉट पढ़ाया, जब मैंने उसके MCQs पढ़ाए, तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ फाड़ के ये बताया था कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। समझे मेरी बात को? बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। तो मैडम वो फैट को कैसे तोड़ता है? उसके पास होते हैं बहुत सारी इफेक्टिव सॉल्ट्स, ठीक है। सोडियम टॉरकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, बड़ा सुन के अजीब लगा ना, पर ठीक है सुन लो यार, ठीक है। उसमें होते हैं सॉल्ट्स जो बड़े बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ देते हैं। उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। ये सेंटेंस आपको एज इट इज अपने दिमाग में भर लेना है। सो आपका बाइल जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, पर उसमें कोई एंजाइम नहीं होते, जबकि यहाँ पे लिखा है कि बाइल जूस कंटेन एंजाइम। तो रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज रॉन्ग मेरे बच्चों, रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। सो असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी। समझ गए ना? अब इसके लिए क्या है, देखो मैं तुमको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ, सी, ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? मजे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम ना बायोलॉजी को सारे टफ सब्जेक्ट में अपना ध्यान लगाओ यार। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में तो शिप्रा मैम है, वो तो सब कुछ आसान बना ही देती है। और गलती, और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मनुष्य को सही, जब उसको पता है कि उसके जीवन में उसको सब सही करना है, तो उसे गलतियों से नहीं डरना चाहिए। 2-3 बार गलती होती है, पर उसके बाद उसका सब सही सही होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन, सुनिएगा क्या बोल रहा है ये। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट इज एल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 को हम बिना ऑक्सीजन के तोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसका एंड प्रोडक्ट एल्कोहल होता है। अगर मैं बात करूं ईस्ट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों ईस्ट की, तो ईस्ट में कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? C2H5OH, और निकलती है CO2 और निकलती है ATP। ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन। तो बेटा असर्शन में क्या गलत बोला? सही तो बोला उसने, बोला कि नहीं बोला? बोलो मेरे साथ, जय बता दी, है ना। सो असर्शन तो बिल्कुल सही बात है कि देखो मैं लाल से लिखती हूँ तो ये नीला आता है, जब नीले से निकलती हूँ तो काला आता है। यार मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल होता है। देखो रिएक्शन लिख दी मैंने। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है, जिसमें एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और साथ ही साथ अल्कोहल भी निकलता है। सो दिस इज द फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। याद करो, भूली बिसरी यादों में जाओ, ठीक है। पिछले जमाने में जब 1-8 साल पहले हम लोगों ने MCQ किया था, मजाक कर रही हूँ, टॉन्ट मार रही हूँ, इस टॉन्ट को अपने को सीरियसली लेना है, ठीक है। हंसना नहीं, हु मैडम क्या जोक मारती है, बेटा टॉन्ट मार रहे हैं, टॉन्ट को सीरियसली लिया करो, ठीक है। चलो रीजन देखते हैं। देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देखो समझो बात को मेरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बच्चों, वन इज एरोबिक एंड वन इज एनारोबिक। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, इट मीन्स टू से दैट कि उसमें भयंकर एनर्जी निकलेगी, बिल्लु भयंकर एनर्जी निकलेगी, और उसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसमें बहुत सारी ATPs निकलेगी और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। सो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकले या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से हमको बहुत सारी ATPs मिलती हैं, जो कि हम क्रैब साइकिल कहलाता है वो पूरा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हम तब करते हैं जब डूबते को तिनके का सहारा देना है। तो अगर आप बहुत लंबी रेस दौड़ रहे हो और आपको थोड़ा से, अब आपके पास उतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं हो रहा है, पर आपको बेटा रेस खत्म करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, ATP तो चाहिए, तो कहाँ से लाएं, क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में करना ये है, ऐसी कंडीशन में हमको बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ना है। पर जब हम बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो कभी भी कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता, पर डूबते को तिनके का सहारा ही से 2-3 ATPs निकल जाती हैं, जिससे कम से कम हम लोग एक ग्लूकोज से 2-3 ATP निकल जाती है, तो कम से कम मरते डरते हम रेस को तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। पर इस
इसमें कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बच जाता है, और अगर ईस्ट वगैरह में हो रहा है, बैक्टीरियाज में हो रहा है तो बच जाता है आपका अल्कोहल। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में दोनों चीजें सही हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। आप देखो ध्यान समझना क्या बोल रहा है, देखो क्या चीज कॉमन है इसमें, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ते हैं तभी तो अल्कोहल बनता है ना। सो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल इसलिए बन रहा है क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। सो राइट आंसर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन इज राइट, आर राइट, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके मेरे बच्चों, ओके डन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। असर्शन रीजन में आपका थ्योरी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो एमसीक्यूज में तो आप लगा सकते हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ए नहीं तो बी नहीं तो आगे पीछे वाला कोई ना कोई तो बता देगा। असर्शन रीजन में ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता, और अगर असर्शन रीजन को सही से सॉल्व करना है ना तो आपकी थ्योरी के कंसेप्ट बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बात वही आगे पार्ट पीछे से पार्ट, क्या आया कौन किसका बाप, समझ में नहीं आता। समझ में आई बात? चलो आओ बात चो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है कि प्लांट, ये एनसीईआरटी से ही पूरे वाक्य लिए गए हैं। देखो असर्शन बोल रहा है कि प्लांट्स, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मैंने हाईलाइट किया, और मुझे बताओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सामने मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, और इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम होता है गैसियस एक्सचेंज। गेटिंग माय पॉइंट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम क्या होता है मेरे बच्चों? गैसियस एक्सचेंज। समझ में आ गई बात? आप समझो, ये असर्शन ये बोल रहा है कि प्लांट को कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपने कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें छेद ही तो होता है यार। ऐसा तुम्हें लंग्स होते क्या? किसी पेड़ को तुमने ऐसे करते देखा, ओ तुम आ गए मेरे पास पानी डालने, मैं बहुत खुश हो गया। कभी किसी को देखा है फेफड़े हिलाते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके पास होते ही नहीं। अगर किसी ने देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फॉलोइंग मैंने एक प्लांट देखा उसमें फेफड़े थे। ठीक, चलो, पर रीजन क्या? असर्शन तो सही बोल रहा है यार कि प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, सही बात है। रीजन क्या बोल रहा है? प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम। हमेशा ऊपर देखना कि एक कोई सेंटेंस होगा जिसका काम नीचे लिखा होगा, समझे? एक कोई वर्ड ऐसा होगा जिसका काम नीचे लिखा होगा। अब आपको वो वर्ड ढूंढना है और उसका काम नीचे देखना है कि सही बात है कि नहीं है, उस वर्ड का उस काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ठीक, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम गैसेस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट को, आपको भी पता है कि प्लांट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गैसेस ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती, एक्चुअली एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती। ह्यूमन बींग्स में एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे तक दिनादिन धनन धनन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है यहाँ पे, तो चाहिए है। अगर नहीं होगी तो फिर ऐसे डांस करूँगी। तो अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो उस समय पर मुझे चाहिए है। प्लांट्स के साथ ऐसा कोई एक्यूरेट डिमांड नहीं होता, इसलिए वो बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के भी काम कर लेते हैं। सो गैसेज एक्सचेंज इज द वर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। सो असर्शन भी सही है यार, रीजन भी सही है। ठीक है, ऑर्गन का एक्सप्लेनेशन है नीचे कि उसके पास ऑर्गन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है, चलो, सो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ? रुको मेरे साथ। ठीक है, मैं इसको सही करती हूँ। सो ए सही है ना? ए सही है। इस भूते बोर्ड को ना कुछ कुछ होता रहता है, और वो सोचता है कि इससे पहले कि इस मैडम को चंडाली चढ़े, मैं खुद ही चंडाली चढ़ा लेता हूँ। है, इसको होता रहता है। इसकी बातों पे ज़्यादा गौर मत किया करो। सो राइट आंसर इज ए। ठीक है, देखो देखो कैसे उड़ रहा है। अभी देखा तुमने कैसे उड़ता हुआ राइट आया। सो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर राइट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन, फोर्थ क्वेश्चन डन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। देखो, ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, नहीं कोलैप्स हो सकती ट्रैकिया व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। ठीक है, मुझे बताओ ट्रैकिया कोलैप्स हो सकती है क्या जी? ट्रैकिया कोलैप्स हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
ट्रैकिया कोलैप्स नहीं हो सकती। ट्रैकिया क्या होती है बेटा? ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, पता है ना कि भूल गए? भूली बिसरी यादों के साथ अब तो हमें ये सब पहचाना पहचाना लगता है, किसी समय पे हमने पढ़ा था ट्रैकिया। ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है? एग्जाम में टॉप करना है कि नहीं करना है? ओके, सो ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं हम लोग, ठीक है? एंड ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। ट्रैकिया क्यों नहीं कोलैप्स होती है? ट्रैकिया क्यों नहीं कोलैप्स होती है? क्योंकि ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। समझ गए? हमेशा ये याद रखना कि यहां पर ऊपर आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें कोई, देखो, जिसमें वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो बता रहा होगा, ठीक है? ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ठीक है? वो नहीं कोलैप्स होती अगर एयर नहीं है, तो वो कुछ बता रहा है और रीजन में आपको ये ढूंढना है कि सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और अगर सही बता रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं कोलैप्स होती, क्योंकि वो सपोर्टेड होती है कार्टिलेज से। देयर आर 16 to 20 कार्टिलेज इन अ सी शेप्ड रिंग। समझ में आई बात? 16 to 20 सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जो ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं। सो सर सही बात है ना? क्यों नहीं कोलैप्स होता? क्योंकि वो सपोर्ट होता है कार्टिलेज का। वहाँ पे सी शेप की 16 से 20 वहाँ रिंग्स पाई जाती हैं जो कि उसे सपोर्ट करती हैं, कोलैप्स होने नहीं देती। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ला 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 ला। चलो 6th क्वेश्चन देखें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 क्वेश्चन यूं सॉल्व हो गए यूं। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे करना है हमको? असर्शन हमेशा कुछ पूछ रहा होता है, या जैसे वो कुछ बताता है, असर्शन आपको बता देगा ऐसा होता है, अब तुम बताओ कि वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है? और नीचे उसका रीजन बताया होगा कि मैंने जो बताया वो क्यों सही है। अब रीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऊपर जो पूछ रहा है वो भी गलत हो सकता है। ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा, है ना? चलो आओ मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, आ जाओ जल्दी। चलो असर्शन देखते हैं क्या है। एक्यूमुलेशन, 6 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम लोग, है ना? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल कॉजेज द मसल क्रैम्प। देखो ऐसी, हाय हाय हाय, ला 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 ला। यही बता रही थी ना मैंने आपको कि ह्यूमन बीइंग में एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो तो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स बच ही जाते हैं। तो ईस्ट में बाई प्रोडक्ट अल्कोहल बचा था, ह्यूमन बीइंग में क्या बचता है? लैक्टिक एसिड। फिर आप घर आते तो आपको बहुत दर्द होता है, फिर मैं आपकी मम्मी मालिश करती हूँ, लैक्टिक एसिड क्रिस्टल डिजोल्व होते हैं तो प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई होता है। सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग में मसल क्रैम्प्स जो होते हैं, जो क्रैम्प बहुत दर्द जो होता है, क्रैम्पिंग जो होती है मसल्स में, ये क्यों होती है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। होती कि नहीं होती? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सही बात है। लैक्टिक एसिड ब्लड वेसल में जम जाएगा तो जब तुम चलोगे तो तुमको लैक्टिक एसिड हिलता हुआ ऐसा लगेगा कुछ चीज बंधी हुई वहां पे, क्योंकि लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया, इसलिए आपको भयंकर वाला दर्द हो रहा है, ठीक है? ओके, अब यहां पर देखो, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लेग्स मसल रेस्पायर एनारोबिकली। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ऊपर वो बोल रहा है कि लैक्टिक एसिड जमने की वजह से क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है? सही बात है, असर्शन इज राइट। नीचे वो बोल रहा है कि अगर हम बहुत एक्सरसाइज करें तो हमारा जो मसल होता है वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लगता है। जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, देखो हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी जिम जाओ तो अच्छे से खाना पीना खा के जाओ, पानी वानी पी के जाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का डिमांड जो है वो पूरा होता रहे। पर एक समय बोल रहे देखो, ठीक है, एक समय के बाद बॉडी में डिप्राइवेशन होता है, कम होने लगती है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कम होने लगती है तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो एनारोबिकली टूटने लगता है और फिर उसके बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, वो लैक्टिक एसिड कहलाता है और लैक्टिक एसिड नीचे जमने लगता है। पर ऊपर क्या लिखा है वो देखो, मसल में लैक्टिक एसिड, देखो रीजन भी सही है कि जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज कर लेते हो, बहुत तेज एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी मसल एनारोबिकली रेस्पायर करने लगती है। सो असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर आप ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं, इसको देखकर आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है इसलिए मसल में क्रैम्प आता है, पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कब होगा? जब तुम हैवी एक्सरसाइज करोगे। तो सही तो बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो बहुत दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है। दूसरे में बोल रहा है कि हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिकली रेस्पायर होता है। तो सही चीज है ना, हैवी एक्सरसाइज करोगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड निकलेगा तो क्रैम्प्स होगा। अल्टीमेटली सब चीज तो रिलेटेड ही है ना। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन है रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो राइट आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोमन्स कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल का एक छोटा सा डायग्राम बना ले, नन्ना मुन्ना सा। ये है आपकी बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये क्या है आपकी बेटा मेरे बोमन्स कैप्सूल, ये क्या है आपके पीसीटी, ये क्या है आपकी लूप ऑफ हेनले। याद आया कुछ? मैडम हमें तब पढ़ा दी थी, तब तो याद आता नहीं, तब क्या ही याद आएगा बेटा, पढ़ा करो, है ना। जीवन में बिना पढ़े किसी का कुछ नहीं हो पाया, तो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। सो ये है आपका बोमन कैप्सूल, ओके। ये वाला जो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। लिखा? दिस इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों? ठीक है, ये क्या कहलाता है? दिस इज द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले। अब उसके बाद ये क्या कहलाता है? ये है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या है मेरे बच्चों? ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये मेरे बच्चों एक पूरे नेफ्रॉन का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अब देखते हैं क्या सवाल इनके जीवन में, क्या परेशानी, क्या पूछ रहे हैं। एसर्शन बोल रहा है बोमन्स कैप्सूल और ये पूरी ट्यूब्यूल मिलके एक नेफ्रॉन बनाते हैं, तो सही तो बात है। बोमन्स कैप्सूल और ये जो पूरी ट्यूब है इसी को हम नेफ्रॉन कहते हैं। मैंने बोला ना, इट इज अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन। वाह क्या बनाया मैडम आपने। सो एसर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The function of tubule is to allow the selective reabsorption of substance like glucose, amino acids, urea, salts, water into the blood capillary। अब देखो यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ मैं। देखो यहाँ पर वो ट्यूब्यूल के किसी भी पार्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, समझ आई बात? यहाँ पर वो ट्यूब्यूल को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, पर आपको पता होना चाहिए कि ट्यूब्यूल का ये वाला जो पार्ट होता है पीसीटी, ये ग्लूकोज, पानी, सॉल्ट सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो NaCl एब्जॉर्ब कर सकता है। ये वाला पार्ट NaCl और पानी दोनों एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये वाला पार्ट पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और यूरिया भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इवन ये वाला पार्ट भी यूरिया एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे बुक्स में ये जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन होगा इसमें रीजन को गलत बताया, पर एक्चुअली रीजन सही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, ये सब कुछ का एब्जॉर्प्शन ये ट्यूब के कोई ना कोई पार्ट तो कर रहे हैं। अब ट्यूब का स्पेसिफिकेशन तो है नहीं कि ट्यूब का कौन सा पार्ट कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ट्यूब का कोई ना कोई पार्ट तो कर ही रहा होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके चारों तरफ क्या होती है बच्चों? इनके चारों तरफ होती है ब्लड वेसल। तो ये जो भी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लड वेसल में मिलाते जाते हैं। तो भैया सीधी बात ये है कि ये रीजन गलत नहीं है, ये रीजन बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? कि आपको ये समझना है कि बोमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं, ठीक है। और इस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है? इस ट्यूब्यूल का फंक्शन ये होता है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, यूरिया, सॉल्ट सब कुछ एब्जॉर्ब करो, ब्लड को दो। तो सही तो बात है। ऊपर हम ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, नीचे ट्यूब्यूल का फंक्शन बता रहे हैं, तो सही तो बात है, कोई टेंशन कोई परेशानी क्या। सो ए इज राइट, both assertion and reason is right and reason is the correct explanation of assertion। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे उसमें अलग दिया होगा, आप सुधार लेना उसको, ठीक है। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फ्लोएम हेल्प्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। फ्लोएम का काम होता है जो भी फूड बना है उसको ट्रांसलोकेट करो। मैक्सिमम जो फूड होता है वो लीव्स में बनता है। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन है मेरे पास आगे चल के, इसलिए भी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फ्लोएम होता है वो उसका काम होता है ट्रांसलोकेट करना। तो सही बात तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है? कि फ्लोएम जो है वो क्या करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया लीफ में, अब लीफ ने बहुत सारा खाना बना लिया। अब जो लीफ सूर्य के सामने नहीं थी, जो ऐसे पीठ पीछे करके रो रही थी, हाय राम मेरी जिंदगी में क्या, हाय रब्बा इससे अच्छा तो मुझे भगवान जन्म ही नहीं देता, तो वो बोलती है आगे वाली, तू काहे को टेंशन ले रही है, तेरा काम मैं करके दूंगी ना। तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेती है और फूड को ट्रांसलोकेट करती है। बट वी नीड समथिंग टू ट्रांसलोकेट द फूड, ठीक है, हमको कुछ चाहिए और वो करता है फ्लोएम। समझ में आ गई बात? फ्लोएम करता है। चलिए अब यहां पर आपको बता रही हूं मैं, फ्लोएम प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट।
ठीक, देखो फ्लोएम का काम है ट्रांसलोकेशन करना फूड का, मैकेनिकल सपोर्ट का काम जाइलम करता है, ये पता होना चाहिए। सो assertion is right and reason is wrong. Assertion is right, reason is wrong. So right answer is C. जो मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर का जो काम होता है वो मेनली कौन करता है, जाइलम करता है। सो assertion जो है वो सही है बट रीजन इज द रॉन्ग। ओके, चलिए आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड टेकअप्स द ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑक्सीजन की, इससे उससे बहुत कंफ्यूजन है। आज मैं तुम्हारे सारे जो है प्रश्नों के उत्तर दूंगी मैं। ओके, 9th क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे बच्चों, देखो क्या है। ब्लड टेकअप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सचेंज। तो चश्मा लगा लेती हूँ, दिखाई नहीं देता, कभी कभी लगता गलत ना पढ़ दूँ, है ना। ब्लड टेकअप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर, ठीक है, एंड रिलीजेस CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज। सही बात है, यदि आपको याद होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, भूली बिसरी यादें होंगी आप लोगों के अंदर कुछ, तो ये एक एल्वियोलाई का डायग्राम है बच्चों। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर हम ऑक्सीजन को भर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल होती है ये पूरी दुनियादारी से जो है मटर गश्ती करते हुए, आवारागर्दी करते हुए बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है। ये बोलती है अच्छा बेटा तुझे चाहिए है, तू बोलती है ठीक है तू मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँच गया, और तू मुझे ऑक्सीजन दे दे तो ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा बच्चों, मजा आया कि नहीं आया। प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, ये जो चीजें हो रही है इनको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज है मेरे बच्चों, ये एक्सचेंज है गैसेस का, तो इसलिए हम इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ये प्रोसेस मेनली क्या है, डिफ्यूजन। अब मैं आपको डिटेल से पढ़ाने नहीं लग जाऊंगी, हर बार पढ़ाती हूँ फिर तुम बोलते हो ये लेक्चर तो पढ़ाने वाला था, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है, तुम ही मुंह चलाते हो ज्यादा। सो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है एल्वियोलर एयर से, सही ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है एल्वियोलर एयर को, और एक्सहेलेशन से हम उसे बाहर कर देते हैं। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एल्वियोलर एयर, तो रीजन भी सही है भाई। हम ऑक्सीजन केवल, अब ध्यान से समझना, हम आप लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा होगा ना, हमेशा जो चीज़ों का मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। ऑक्सीजन का मूवमेंट एल्वियोलर एयर से ब्लड की ओर क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो सही तो बोल रहा है। रीज़न क्या है इसका भाई, ऑक्सीजन का मूवमेंट क्यों हो रहा है ब्लड की ओर, क्योंकि एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो रीज़न सही तो है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एल्वियोलर एयर, दैट इज व्हाई एल्वियोलर एयर गोज टू द ब्लड। सीधी बात है। सो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन से इसका क्या कारण है कि भैया एल्वियोलर एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, रीजन ये है कि भैया क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलर एयर में ज्यादा है, तो रीजन सही है उस सेंटेंस का, है कि नहीं है। सो राइट आंसर है इसका ए। ओके, सो ए पे टिक कर लो आप लोग, समझ गए आप लोग बात। सो यहाँ पर बहुत सारे आपके वेबसाइट और बुक्स में इसका बी आंसर दिया होगा, बट एक्चुअली बी आंसर नहीं है, इसका ए आंसर है। बिकॉज ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर एल्वियोलाइज में ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली गैसेस का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है 11th क्वेश्चन। असर्शन, the average number of heartbeat of a person at the rest about 80 per minute। क्या तुमको लग रहा है कि ये सही है, क्या तुमको लगता है कि ये सही है, बताओ। इतना तो हम लोग जब से जन्म लिए हैं मैडम तब से हम लोग इतनी बायोलॉजी जानते हैं कि एक इंसान की हार्ट बीट 80 तो नहीं होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा, नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मल पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, कितनी होती है 72। तो असर्शन गलत है बेटा, असर्शन गलत। 80 कैसे बोल दिए यार, 72 होती है ना, 72 होती है, ऐसे कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा क्या। अच्छा, जहां पर तुमको सही करवाना है वहां पे मैं इसीलिए तुमको ये प्रॉपरली सारे क्वेश्चन लाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना गलत सलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर कभी ऐसा नहीं है कि इंसान से गलती नहीं होती, मेरे से कई बार गलती जाती है। जब तुम 100-150 क्वेश्चन कराती हो 2-4 तो गलत हो जाते हैं, तो इतने जल्दी पढ़ाना होता है तो दिमाग से स्किप कर जाता है, पर वहाँ लिख देती हूँ कि ऐसा है। ठीक है, सो गलती नहीं करोगे तो सही कैसे करोगे। ओके, सो असर्शन क्या किया कि असर्शन जो है ये बोल रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग की एवरेज 80 पर हार्ट बीट होती है, 80 थोड़ी होती है यार, 72 होती है।
नेक्स्ट रीजन क्या है, ऑन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट हार्ट बीट। बिल्कुल सही बात है यार, आप लोगों को पता होगा कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल। नहीं पता है तो आज बता देती हूं मैं, हार्ट का एक बार ऐसा होता है और एक बार ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं बच्चों डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल कहते हैं इसको, डायस्टोल कहते हैं, ओके। डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से पूरा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इससे पूरी एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। रीजन इज करेक्ट। सो असर्शन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज डी। डन है बच्चों। 12th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, घुमाएगा क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन देखो, अभी मेरे को ना, अब मैं क्या करूं बच्चों, मुझे पता तुमको यहाँ पर मुझे वो भी बताना पड़ेगा, तुमको रीजन भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ जाएगा। देखो, जितना भी पौधे का ग्रीन वाला हिस्सा होता है, ग्रीन वाला हमको ये बता रहा है कि वहां पर क्लोरोफिल है। समझ गए मेरी बात को? जितने भी पौधे के ग्रीन वाले हिस्से होते हैं वो ये बताते हैं कि इसमें क्लोरोफिल है। अब अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है मेरे लल्ला, तो आपको क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए। बिना क्लोरोफिल के कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा तुम लोग? सो वी नीड क्लोरोफिल एनी हाउ, हमको क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए। तो जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल एक्साइट होता है तो वाटरलिसिस होता है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। सो वी नीड क्लोरोफिल इफ वी वांट टू डू द फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी ग्रीन पार्ट होता है आपके प्लांट में, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट बेटा, है ना। फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लीव्स। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को ये लगता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में ही होती है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेम्स जो ग्रीन होते हैं, हर्बेशियस स्टेम होते हैं, जो हरे भरे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है रे, और उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। समझ में आई बात? जो हरे भरे स्टेम होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। सो रीजन जो है वो गलत है। सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो ये जरूरी नहीं है, स्टेम में भी क्लोरोफिल हो सकता है, वहां पर भी सनलाइट होती, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, सब लोगों में हो सकता है, अगर वो हरे भरे। अब हरे फल में नहीं होगा, बट स्टेम और लीव्स में हो सकता है। ओके, सो असर्शन इज राइट बट द रीजन इज wrong, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी, assertion is true and the reason is false, ठीक है बच्चों। 13th क्वेश्चन देखते हैं, चलो मजा आ जाएगा, ध्यान सुनो। assertion बोल रहा है यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऐसे 2 किडनी बना लूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे 2 किडनी बना लूँ, कुछ अजीबी सी बनी है, तो यहाँ से क्या निकलती है? यूरेटर। यूरेटर क्या लेकर जाती है? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ऐसा निकलता है यूरिथ्रा, यही होता है। सो दिस इज द यूरेटर, यही होता है ना यूरेटर। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही बोल रहा है हमारा भाई साहब, ये क्वेश्चन सही बोल रहा है बच्चों। सो यूरेटर्स आर द ट्यूब, यूरेटर्स ट्यूब होती हैं जो यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं। सो असर्शन इज राइट, ठीक है। रीजन क्या बोलना चाह रहा है? यूरिन स्टोर्ड इन यूरिथ्रा। ए बाबा, यूरिन स्टोर करोगे यूरिथ्रा में? तुम कितना लीटर सूसू करता है एक दिन में? 1.5 लीटर यूरिन सूसू करता है। अब तुम सोचो कि 1.5 लीटर तुम अपने यूरिथ्रा में अगर स्टोर कर लिया तो यूरिथ्रा कितना बड़ा हो जाएगा। फिर तो देखो कपड़े कैसे बनवाओगे, फिर कैसे सूसू जाओगे, बड़ा कंफ्यूजन है। सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आप यूरिन स्टोर करते हैं, ना कि यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा में सिर्फ आप यूरिनेशन करते हैं, मिक्चुरेशन करते हैं। मिक्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ द पासिंग आउट ऑफ यूरिन, ओके। सो यूरिथ्रा से तो आप सूसू बाहर करते हो, सूसू स्टोर करने का काम यूरिनरी ब्लैडर करता है। सोचो जरा कि यूरिथ्रा अगर यूरिन स्टोर करने लगे तो यूरिथ्रा कितना बड़ा हो जाएगा, फिर कैसे कपड़े बनवाने पड़ेंगे, है ना। सो इट इज अ वेरी वियर्ड थिंग, बट ठीक है। सो असर्शन इज राइट बट द रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ओके बच्चों, डन। सो राइट आंसर इज सी, ठीक है। 15th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग बच्चों। 15th क्वेश्चन, चलिए। The inner lining of the small intestine has the numerous finger-like projections called as villi। देखिए, इंटेस्टाइन जो है बड़ी ही अनोखी चीज है यार, ठीक है। इंटेस्टाइन जो है इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, ठीक है। इवन किसी भी चीज का, किसी भी फूड का फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? कि भूल गए हैं सब, है ना। भूल न जाना साथ निभाना साथिया, मेरे साथियों
मेरे बच्चों प्लीज़ उसको पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, थ्योरी की लेक्चर अच्छे से लगाओ, है ना। सो विलाइज जो होती हैं, जो बेसिकली जो इंटेस्टाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसा होता है कि भाई उनको एक तो फोल्डेड होती है, फोल्डेड होगा तो मैक्सिमम टाइम फूड वहाँ पर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा डाइजेशन अच्छा होगा, तो मैक्सिमम टाइम फूड वहाँ पर रहता है इसलिए डाइजेशन फूड का अच्छा होता है। साथ ही साथ उस इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। नॉर्मली इंटेस्टाइन का शेप कैसा होता है, ऐसे होता है। अब अगर तुम सोचो कि अगर एक सीधी रस्सी यहाँ पे रखी होती और ऐसी रखी होती तो किसका सरफेस एरिया, जब इसको खोलते तो ये और लंबी हो जाती। तो इस इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत फोल्डेड होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब तुम सोचो कि अगर मुझे इस पेन को सिर्फ ऐसे पकड़ना हो, ठीक है, जब मतलब सिर्फ ऐसे, मैं कैसे पकड़ूँ यार, ऐसे पकड़ना ऐसे तो कितना मुश्किल है, पर यही मेरी उंगलियाँ फट से पकड़ लेती हैं। तो ये जो है जो उंगलियाँ होती हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे हम कोई भी चीज़ आसानी से पकड़ सकते हैं। सो आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, साथ में वहाँ पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाइज कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके, काहे के लिए बढ़ा देते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन। सो वी हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। और नेक्स्ट में विलाई का फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको ये डिटेक्ट करना है मेरे लल्ला कि विलाई का फंक्शन सही है नहीं है, ठीक। अब विलाई का फंक्शन क्या होता है, विलाई का फंक्शन इंक्रीज करना होता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट विच आर डाइजेस्टेड बाय द वेरियस एंजाइम बाय द इंटेस्टिनल जूस इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन सो दैट द विलाई कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड डिलीवर टू द ब्लड। समझे मेरे जिगर के टुकड़ा, समझ में आई, तुम लोग के नजर उतार लो थोड़ी, ठीक है। तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करो, मेरे सारे बायो के क्वेश्चन सही करके आना। देखो बाकी तो मुझे कुछ आता नहीं है पर मैं चाहती हूँ कि तुम सारे क्वेश्चन सही करके आना, ठीक है। चलो, सो असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। डन। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। ओके, मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर द लाइफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो नीड है, बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, बिल्कुल सही बात है। इवन फर्स्ट में अगर आप देखोगे ना जो आपका वो है ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है अगर आप पहले अपना एनसीईआरटी खोलोगे और लाइफ प्रोसेस का पहले आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मैंने इवन पढ़ाया भी है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल यार, हर सेल जो है, हर टिश्यूज जो है वो सब मॉलिक्यूल से ही बना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंटिन्यूसली ज़रूरी है, समझ में आई बात। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा तो कोई भी सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगी, समझ में आई बात। जैसे मान लो किसी ने मुझे एक तमाचा मार दिया, मेरे को क्यों मारे, मारा मेरे दुश्मन को, मान लो मेरे दुश्मन को किसी ने एक तमाचा मार दिया, चैट। अब अगर वो तमाचा यहाँ पे लगा तो यहाँ पे बहुत रेड हो जाएगा, पूरा सूज जाएगा। दूसरे दिन जब आएगा तो हम लोग बोलेंगे, मतलब मैं नहीं दिखाऊंगी कि वो मेरे दुश्मन है, पर मान लो मेरे दुश्मन है, तो बोलूँगी और बताओ कैसे लगा, अब मैं बोलूँगी और बताओ कैसे लगा, पर अंदर अंदर और बताओ कैसे लगा। सो वो मैं पूछूंगी कैसे लगा, पर एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या वो ध्यान से सुनो। जब उसके गाल पे चाटा पड़ा तो उसके गाल पे पाए जाने वाली बहुत सी सेल्स जो थी वो डैमेज हो गई थी, समझ रहे हो बात को, बहुत सारी सेल्स डैमेज हो गई थी। पर ऐसा थोड़ी है कि जब 15 दिन बाद आएगा तो भी लाल ही पड़ा रहेगा, लाल पड़ रहा है मतलब कुछ और ही हो गया, कान वान फट गया उसका, ओके। सो कुछ और ही हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो टूटती रहती हैं, डीजनरेट होती रहती है, उनका लाइफ साइकिल खत्म हो गया रहता है तो वो खत्म हो जाती है, पर साथ ही साथ बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली बनती भी रहती हैं, मेरी बात समझ रहे हो। बहुत सारी सेल्स कंटिन्यूसली फॉर्म भी होती रहती हैं और ये फॉर्म तब होंगी जब कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बना रहेगा। अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे तो बीच से सेल कभी भी दो भागों में डिवाइड नहीं होगी, समझ में आई बात। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है इवन हर लाइफ प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन हो चाहे डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन है, एवरी। इवन तुम मुझे बताओ कि अगर ऑक्सीजन एल्विलाई में जाता नहीं, ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन कभी ब्लड में जाता, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एल्विलाइज में जाता, ठीक है। तो ये इट इज़ अ मूवमेंट, मूवमेंट इज, ब्लड का मूवमेंट नहीं होता तो कैसे आप न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते, ठीक। सो मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी, इवन सबसे छोटा मूवमेंट इज अ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो वो ही नहीं होगा तो बाकी सारी सेल वेल कैसे मूव करेंगी। सो इट इज नीडेड फॉर द लाइफ। बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, आपकी बॉडी में सब कुछ मॉलिक्यूल से बना है यार, सब कुछ, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है, ओके। एंड इट इज वेरी नेसेसरी, एंड मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनी, सेल से बना सब कुछ
मतलब प्रोटीन वोटीन बना फिर सेल बनी, और अगर सेल डैमेज होती फिर बनती है तो नई सेल बनी, तो रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो मॉलिकुलर मूवमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द लाइफ, एंड बाय द मॉलिकुलर मूवमेंट वी डू द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस विच इज कंटिन्यूसली फाउंड इन टू आवर लाइफ, एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आर रिपेयर एंड द मेंटेनेंस। ठीक है, सो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है, देखो मॉलिकुलर मूवमेंट बता रहा है कि नीडेड है लाइफ के लिए, पर लाइफ में इसी मॉलिकुलर मूवमेंट की वजह से ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ऊपर बता रहा है मॉलिकुलर मूवमेंट के लिए, और नीचे बता रहा है कि इसी मॉलिकुलर मूवमेंट से, ऊपर बोल रहा है कि नीडेड ऑफ लाइफ, पर यहाँ नीचे ये भी बता रहा है कि इस चीज के लिए जरूरी है, वो भी लाइफ का इवेंट है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन देखो मेरे लल्ला, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द मैडम ये क्वेश्चन देने से पहले आप हमें बता देती तो हम लोग जाके थोड़ा वेस्ट निकाल आते। ये क्या क्वेश्चन आपने दिया है? यूरिन का काम क्या फूड को बाहर निकालना है इंटेस्टाइन से? तुम कभी मेल यूरिथ्रा से फूड बाहर निकालते हो? सूसू की जगह पॉटी आती है क्या यार? है, बताओ मुझे, नहीं आती है। ओके, सो पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये गलत है, सरासर गलत है। मैं इसमें बहुत सारे कट लगाऊंगी, तोड़ डालूंगी बोर्ड, पॉटी थोड़ी आ सकती है यार। ओके, किडनी जो होती है, किडनी फिल्टर द वेस्ट, बिल्कुल सही बात है, एंड प्रोड्यूसेस यूरिन, ये सही है यार। ठीक है, किडनी जो होती है वो ब्लड में जितना वेस्ट होता है उसको फिल्टर करती है और उससे यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। सो असर्शन इज गलत, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, बट रीजन सही है। सो राइट आंसर इज द डी। ठीक, डन है बच्चों, आगे बढ़े। चलो 18 पे पहुंच गए अपन, 18 पे पहुंच गए। देखो कैसे सॉल्व होता है, यूं सॉल्व होता है। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द टॉपिक यू कैन डू एनीथिंग मेरे लल्ला, एंड इफ यू वांट मोर नॉलेज यू कैन गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। ओके, थ्योरी पढ़ो, बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो बच्चों, मैं तो कितना ठीक है बोलती हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक है बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इस आदत से बड़ी परेशान हूँ, हर चीज़ में बोलती हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाऊँ उन्हें सब कुछ समझ में आए। और तुम सोचो, कभी कभी कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में पढ़ाने लगती हूँ, खासकर 11वीं 12वीं वालों को, तो वो इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में आया भी कि नहीं आया। पर जब वो मुझे बोलते हैं कि नहीं मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आई फील लाइक हेवन। ठीक है, आई फील लाइक मतलब मैं तो किंग ऑफ द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ बायोलॉजी। चलो, असर्शन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था स्टोमेटा में ऐसे 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्टोमेटा में ऐसे 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, ये बीन शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, दिस इज द गार्ड सेल, ये हो गए अपने गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो बीच की जगह होती है इसको हम कहते हैं स्टोमल पोर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इट इज कॉल्ड एज स्टोमल पोर। अब ये जो गार्ड सेल होते हैं इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोफिल होता है, सब होता है, क्लोरोप्लास्ट सब होता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको कई बार इसका मैकेनिज्म पढ़ाया है, एंड आई होप कि आपको वो बनना चाहिए। ठीक है, सो गार्ड सेल कैसी होती है? ऐसे किडनी शेप की होती है, ऐसे ऐसे जब उसमें पानी ऐसे बंद रहती है, चुपकी रहती है, और मेरे मुंह पानी भरते जाऊँ, मैं भर के दिखाती हूँ, देखो। ठीक, अभी मेरा मुंह ऐसा, हाँ ठीक है पढ़ा रही हूँ, अब पानी भर लूँ तो तो पानी भरने से कोई भी चीज टर्जिड हो जाती है। मेरा गाल टर्जिड हुआ, वैसे गार्ड सेल भी क्या होती है? टर्जिड हो गई। ठीक है, जब वो ऐसे फ्लैसिड थी, चिपकने का मतलब होता है फ्लैसिड होना, और जब वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे फैलती गई, तो बीच का जो स्टोमर पोर था वो ओपन हो गया। जब पानी बाहर निकल गया तो वो फिर से फ्लैसिड हो गई, चिपक गई, स्टोमर पोर बंद हो गया। सो जो आपका पोर है विच इज द स्टोमल पोर, ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है उसकी पोर की कौन करता है? गार्ड सेल करता है। बिल्कुल सही बात है ये। ओके, सो असर्शन इज राइट, स्टोमल पोर इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज बाय द, बिल्कुल देखो ऊपर ये बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल करता है, बिल्कुल सही बात है। नीचे वो गार्ड सेल का फंक्शन नीचे वो उसी स्टोमल पोर का फंक्शन बता रहा है। ठीक है, नीचे वो उसी स्टोमल पोर का, इसको क्लियर करती हूँ। अब देखो ध्यान से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ठीक, सही है। ठीक, अब गार्ड सेल का फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। नीचे देखो ये भी चीज सही है, पोर से चीजों का एक्सचेंज होता है, पर ऊपर वो बता रहा है गार्ड सेल का फंक्शन।
नीचे वो बता रहा है पोर का फंक्शन, ठीक है, ऊपर वो गार्ड सेल का फंक्शन बता रहा है, नीचे वो पोर का फंक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार मैम यार गार्ड सेल तो स्टोमल पोर को ओपन और बंद करा रहा, तो सही बात है, नीचे अगर वो बोलता कि गार्ड सेल में पानी भरने की वजह से स्टोमल पोर खुलता है तो फिर रीजन सही एक्सप्लेनेशन होता, पर यहां पर वो बोल रहा है गार्ड सेल की वजह से स्टोमल पोर खुलता बंद होता है, नीचे वो बोल रहा है कि स्टोमल पोर जो है वो साइट ऑफ एक्सचेंज है, तो नीचे वो गार्ड सेल के बारे में बात नहीं कर रहा है मेरे बच्चों, मेरी संतानों, वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है स्टोमल पोर का। तो रीजन इज द राइट, assertion इज ऑल्सो राइट, बट द प्रॉब्लम इज कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है, क्योंकि नीचे स्टोमल पोर के बारे में बात कर रहा है। सो राइट आंसर इज बी, लेट मी चेक, बी, ओके, बी देख लो रे, बी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं, assertion, ध्यान से देखते हैं। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि डिफ्यूजन से, बिल्कुल सही बात है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें जो है कंटिन्यूसली डिमांड चाहिए रहती, बहुत फास्ट सप्लाई चाहिए, एंड डिफ्यूजन इज नॉट एज फास्ट एज द अदर सप्लाई लाइक फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो क्या होता है, ध्यान सुनना, मान लो यहाँ हार्ट मेरा दिल पंप कर रहा है ब्लड को, अब मुझे कंटिन्यूसली मुझे चाहिए मेरे पैर के अंगूठे पे क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब मैं ऑक्सीजन एक सेल को दूं, एक सेल डिफ्यूज करके ऑक्सीजन दूसरे को दे, तीसरे को दे, तब तक तो पता चला मेरा अंगूठा ही डेड हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, अंगूठा काटना पड़ा, हो सकता है ऐसा। तो डिफ्यूजन से हम ह्यूमन बॉडी की या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हर चीज की डिमांड नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखो रीजन क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर्स एट अ सरफेस ऑफ बॉडी। देखो डिफ्यूजन एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, बिल्कुल सही भी बात है, जैसे कि अगर आपके क्लासरूम में कोई डिओड्रेंट लगा के घुसे तो आपके लगता है हाँ क्या डिओड्रेंट लगा के आई है, क्या सेंट लगा के आई है। सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस। जब भी आप गैसेस का, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखते हैं तो इट इज वेरी फास्ट बच्चों, तो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। बट ये बोल रहा है इट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, पर ये गलत है बच्चों, है ना, क्योंकि डिफ्यूजन जो है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सरफेस ऑफ बॉडी में हो। डिफ्यूजन जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज, जब एल्विलाई से ब्लड से एल्विलाई में जब आप गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तब भी डिफ्यूजन होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो डिफ्यूजन इज नथिंग, इट इज द एक्सचेंज एंड इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ये कहीं नहीं लिखा है कि डिफ्यूजन हमेशा सरफेस ऑफ बॉडी में होगा, डिफ्यूजन बॉडी के अंदर भी होता है। द गैसियस ट्रांसपोर्ट बिटवीन द एल्विलाइज टू द ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाइज इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन बच्चों। सो रीजन इज टोटली रॉन्ग। सो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन जो है वो नीड फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डिफ्यूजन सिर्फ सरफेस ही नहीं, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी गैसों के ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है। सो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। डन, सी आंसर। 20th क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे बच्चों, क्या है ये? ठीक है, अपनी अंतरात्मा को एनर्जी से भर लीजिए, चारों तरफ ये सोचिए कि असर्शन रीजन अगर मैंने इतने सॉल्व कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे क्वेश्चन को सही होने से नहीं रोक सकती है। चलो आज का ज्ञान समझ गए आप लोग। असर्शन सुनते हैं। मसल ऑफ द स्टमक वॉल पजेस थिक लेयर ऑफ मसल्स। हाँ ठीक है, मसल स्टमक की जो दीवारें होती हैं उसमें थिक लेयर ऑफ मसल होती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इवन तुमको मैं बताऊं, स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसे फोल्डेड होती हैं और जैसे जैसे उसमें खाना आता जाता है वो फैलती जाती हैं। और इवन स्टमक में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम रियुगाई कहते हैं, और ये फोल्ड्स जो है खुलते हैं और स्टमक की मसल्स जो होती हैं बहुत कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है। इवन नॉर्मल जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, नॉर्मल जो फूड पाइप होती है उसमें सिर्फ 2 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं, जबकि स्टमक में 3 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अच्छा ये मसल का काम क्या है वो अगर समझते हैं, अगर मसल का काम नीचे दिया होगा और सही होगा तो मतलब आपका रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए देखते हैं। मसल ऑफ द स्टमक वॉल, थिक लेयर ऑफ मसल। ठीक है, स्टमक की वॉल पर बहुत थिक लेयर ऑफ मसल्स होते हैं जिनको हम और ऑब्लिक मसल फाइबर्स भी कहते हैं। थोड़ा हाई लेवल की बात है पर ठीक है। These muscles helps, अब देखो सही बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, जब ये मसल ऐसे करते हैं, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये मसल क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं फूड की। समझ में आ रही बात? सो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो फूड की मिक्सिंग होती है। ठीक है,
जो फूड क्या लिखा है, द मसल हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द एंजाइम प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली होता यह है कि जो आपका स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस निकालता है, और गैस्ट्रिक जूस को जो फूड ऊपर से आ रहा है इसोफेगस से, उससे मिक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन हु विल डू द मिक्सिंग, दीज मसल्स हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द एंजाइम्स प्रेजेंट इनटू द डिफरेंट जूसेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और द एलिमेंट्री कैनाल के स्पेसिफिक पार्ट कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, स्टमक में। समझ में आ गई बात? नाउ सो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? तो क्या आपको कैसे सॉल्व करना है, ऊपर में वो मसल के बारे में पूछ रहा है, ऊपर में वो मसल के बारे में बता रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती हैं आपके स्टमक में, क्योंकि नॉर्मली सब जगह 2 लेयर ऑफ मसल होती हैं, जबकि स्टमक में 3 लेयर ऑफ मसल होती हैं। नीचे वो उसी मसल का फंक्शन बता रहा है, तो आपको फंक्शन चेक करना है कि सही है या नहीं। अगर मसल का फंक्शन सही है तो भाई ऊपर मसल के बारे में, नीचे उसका रीजन, ठीक है, कि ये मसल करती क्या है। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ में आई बात? ठीक है, तो असर्शन बोलता है कि मसल जो है, कथन दिया है कि मसल होते हैं, रीजन बता रहा है कि मसल क्यों होते हैं। ये मसल इसलिए होते हैं ताकि फूड की मिक्सिंग हो सके। सो ए इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम लोग। पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल? नो, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जब हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं, कौन से प्रोसेस से बच्चों? ग्लाइकोलिसिस से। किससे? ग्लाइकोलिसिस से। गेटिंग माई पॉइंट? ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब हम उसे डिफरेंट एंजाइम्स की मदद में से कहाँ पर तोड़ते हैं बच्चों? हम उसे तोड़ते हैं साइटोप्लाज्म में। कहाँ तोड़ते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म में। सो ये ग्लूकोज टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। कहाँ टूट जाता है? पायरुविक एसिड में। बहुत दिनों से पढ़ा है ना, देखो स्पेलिंग नहीं लिख पा रही मैं। ठीक है, अब एक ग्लूकोज 6 कार्बन था, तो आप उसको 2 पायरुविक एसिड में तोड़ोगे तो 3C और 3C हो गए 6C। ठीक है, 6C मतलब 6 कार्बन। ओके, सो ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं, और डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से हम साइटोप्लाज्म में उसको तोड़ देते हैं, और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। पर 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे, और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहते हैं। ठीक है, सो असर्शन तो गलत है। अब ये बोल रहा है कि पायरुवेट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है, यही हुआ। ग्लूकोज को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो ग्लूकोज को कहाँ ले जाना है? ग्लूकोज को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो ग्लूकोज को हमें मूव करना है साइटोप्लाज्म में। समझ रहे हो बात को मेरी, क्या बोल रही हूं मैं आज? ग्लूकोज को अगर हमें तोड़ना है तो वी नीड टू मूव द ग्लूकोज इनटू द साइटोप्लाज्म, देन विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, देन हम ग्लूकोज को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। अब 6 कार्बन को 3 के ग्रुप में तोड़ोगे तो कितने बनेंगे यार? 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे, और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम पायरुविक एसिड में तोड़ कहते हैं। अब इस पायरुविक एसिड में ये फेट ऑफ पायरुवेट क्या होता है? पायरुवेट की किस्मत क्या होती है? ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा? अगर ऑक्सीजन होगा तो भाई किस्मत खुश हो जाएगा, हाय हाय आज तो मेरी पार्टी है, मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है, मेरे से बहुत एनर्जी निकलने वाली है। और पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और भयंकर वाली एनर्जी निकालेगा। दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन और द क्रेब्स साइकिल। और अगर नहीं जा पाया तो साइटोप्लाज्म में उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, एंड इट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ाया है मैंने, कितने बार पढ़ाया? 1,500 2,000 2 लाख बार तो पढ़ाई दिया होगा। सो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमको ग्लूकोज को तोड़ना है या हमें रेस्पिरेशन करना है तो सबसे पहली बार ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही टूटता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो रीजन इज राइट बट द असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ए इसका आंसर होगा डी, द असर्शन इज फॉल्स, बस द रीजन इज राइट। ठीक है बच्चों, 21st क्वेश्चन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22. The movement of water and dissolved salts in the xylem is always upward. क्या बोल रहा है ये? अब आपको मैं एक बहुत अच्छी सी चीज़ सुनाती हूँ, और बहुत आप लोगों ने उसको पसंद भी किया था। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पढ़ाया था मैंने 2, एक पढ़ाई थी 1 शॉर्ट रिवीजन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमें वाटर को ऊपर पहुंचाना है तो 2 प्रकार की थ्योरी काम करती है मेरे लल्ला। 1 इज द रूट प्रेशर थ्योरी एंड 2nd इज द ट्रांसपिरेशन पुल।
रूट प्रेशर थ्योरी में ऐसा होता है कि रूट प्रेशर थ्योरी बहुत लंबे पौधों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर ट्रांसपिरेशन पौधे जो है वो बड़े बड़े लंबे लंबे पौधों के लिए एप्लीकेबल होती है। मैंने आपको क्या बोला था कि जो मिनरल होता है उसका पति होता है वाटर, तो मिनरल जो होती है, जितने भी मिनरल्स होते हैं या सॉल्ट होते हैं, ये सब लुगाई होते हैं किसके, पानी के। तो होता ये है कि मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉइल में ज्यादा होता है, तो मिनरल जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से जाइलम में चढ़ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और उसके पीछे पीछे, ठीक है, उसके पीछे पीछे कौन, उसका पति आ जाता है, और पति है पानी। तो जहां जहां मिनरल जाएगा वहां वहां पानी भी जाएगा, और इस तरीके से कॉलम बनता जाता है, ठीक है, और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आपके मिनरल और वाटर मूव करते जाते हैं। दिस इज द रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल ये बोलता है कि जो लीव्स होती हैं वो रूट के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर लगाती हैं, जिससे मिनरल अपलोड हो जाता है जाइलम में, और सेम उसके पीछे पीछे कौन आ जाता है, पानी आ जाता है, और जो आपका पानी और मिनरल है वो नेगेटिव प्रेशर की ओर मूव करता है, मतलब नीचे रूट से लीव्स की ओर मूव करता है। दिस इज द ट्रांसपिरेशन पुल। अब जितना बड़ा पौधा होगा पत्तियां उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन पुल रूट की ओर लगाएंगी, जितना छोटा पौधा होगा उस पे उतना कम ट्रांसपिरेशन पुल लगेगा। छोटे पौधों में रूट प्रेशर थ्योरी काम करती, धीरे 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 कॉलम चढ़ता जाता है और लोअर प्रेशर की ओर चीजें पहुंचती जाती हैं, और बड़े बड़े पौधों में ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। अगर किसी को इसका पूरा डिटेल चाहिए है तो वो मेरा वन शॉट वीडियो जो है लाइव प्रोसेस का लगा के देखेगा, उसमें बहुत बढ़िया समझाया मैंने। ओके, सो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर की बात करूं तो हमेशा वाटर का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जहां मिनरल जाता है। मिनरल उसकी पत्नी है, बोलती है आज मैं ससुराल जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, और पति बोलता है हाँ चली जा, पर उसको थोड़ी देर बाद लगता है अरे मेरी बीवी मायके चली गई, तो वो पीछे पीछे उसके भी चला जाता है। ऐसा ही होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो हमेशा ये याद रखो कि सॉइल में मिनरल और पानी भर भर के है यार, समझ में आ गई बात। सॉइल में पानी और मिनरल बहुत ज्यादा है, तो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजों का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। जाइलम में मिनरल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पहले मिनरल जाएगा पीछे पीछे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ठीक है, वाटर भी मूव करेगा। इस तरीके से जो है रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल के माध्यम से जो पानी और मिनरल है वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जाइलम में मिनरल और वाटर का मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होता है, जबकि फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल होता है फूड का मूवमेंट। ओके, सो असर्शन इज परफेक्टली राइट, डन है, ठीक है। The upward movement of water is due to the low pressure created by the transpiration, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि लीव्स जो होती हैं वो उन सबको पानी चाहिए, और पानी के लिए वो एक नेगेटिव प्रेशर ऊपर की ओर लगाती हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर से को जैसे उनको खिंचाव महसूस होता है रूट को, वो पानी ऊपर की ओर चढ़ाना शुरू कर देती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, पानी का मूवमेंट जो है वो हमेशा अपवर्ड क्यों होता है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है ट्रांसपिरेशन से बाय द लीव्स। ये भी याद रखना है कि ये जो खींच रहा है पानी, ये खींच कौन रहा है, ये बाल्टी खींच कौन रहा है पानी का, ये लीव्स खींच रही हैं। समझ में आई बात। दिस इज ट्रांसपिरेशन पुल। किसी चीज को ऐसे ऐसे पानी को खींचने को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। नॉर्मली पानी चढ़ जाए छोटे पौधों में, इट इज रूट प्रेशर। समझ में आई बात। सो असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो राइट आंसर इज ए, ठीक है। 23rd क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। देखो बेटा, ये जो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर थ्योरी है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने वन शॉट में दिया हुआ है। आप प्लीज उस वन शॉट वीडियो को लगाओ, तब आपको बेहतरीन मजा आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने बहुत टाइम पहले उसको 4-5 महीने पहले पढ़ाया था, जब आपका पहले वाला एग्जाम होने वाला था, ठीक है। तो उसको प्लीज पढ़ो आप, बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव वन शॉट है वो। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में उतना इफेक्टिव वन शॉट होगा। मतलब बहुत सारे वन शॉट मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मैं नहीं देखती, मैं देखती हूँ कि दूसरे टीचर, ऐसा मैंने किसी टीचर की बुराई नहीं की, मैं तो ये सोचती हूँ कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वन शॉट पढ़ाया उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक इज कंप्लीटली कवर्ड एंड यू शुड रीड, ठीक है। उसको बार बार देखो और बहुत बेहतरीन बना, उसको प्लीज देखो आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देखना उससे, ठीक है। ये वाला मूवमेंट और ट्रांसपिरेशन, लोगों को ना पौधा में बहुत प्रॉब्लम है, हम समझ गया हूं ये बात, कि जो लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं 10th वाले, इनको प्लांट में बहुत प्रॉब्लम रहता है, खासकर ट्रांसपिरेशन प्लीज गो एंड वॉच द वन शॉट वीडियो ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस, ओके। उसमें बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है मैंने, ओके। असर्शन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन इज द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इसमें कौन सी नई बात है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमको पता है कि ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर, ठीक है।
वेना केवा इज द ओनली आर्टरी मैडम, इट इज द जोक ऑफ द ईयर, इज दैट, क्या हम आपको बेवकूफ लगते हैं? बेटा बेटा वेना केवा आर्टरी ही नहीं है, तो आपका रीजन यहीं पे रॉन्ग हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। असर्शन इज राइट एंड द रीजन इज रॉन्ग, सो राइट आंसर इज सी। आपको पढ़ना ही नहीं आगे, आपका सेंटेंस, आपको कहानी वही मिल गई, आपको आंसर वही मिल गया। मैडम ये क्वेश्चन पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि बायोलॉजी इतना आसान है, बायोलॉजी इससे भी आसान है, बायोलॉजी से आसान कुछ है ही नहीं है यार। बायोलॉजी इज जस्ट लाइक कि और मम्मी तुम्हारा हालचाल क्या है, तो ऐसे ही बायोलॉजी भी है। हाँ आज मैं ये बायोलॉजी में पढ़ के आया हूँ, ठीक। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे फिंगर टिप्स में बायोलॉजी लेके घूमते हैं, तुम्हें भी वैसे ही बनना है। चलो नेक्स्ट देखो मेरे लाल, चलो देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, व्हाट द हेल इज दिस। आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई बात? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से CO2 और H2O और ATP बनते हैं, और भयंकर वाले ATP बनते हैं। समझ आई बात? 36 to 38 ATP का नेट बेनिफिट होता है हम लोगों को एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन होने से। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये तो बड़ा ही घटिया सा सेंटेंस इसने बोल दिया, इसने हमारे दिल को छुआ है। इस सेंटेंस को पढ़ने से मेरे दिल में आग लगी। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। द असर्शन इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इवन एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो असर्शन इज रॉन्ग। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। मैडम जिस दिन से हम लोग पहली बार अब जो है रोना शुरू किए थे ना, तो हमें ऐसा लगा कि हमें बायोलॉजी का स्टूडेंट बनना, और हमने माइटोकॉन्ड्रिया बोला था कि पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, सो असर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी, असर्शन इज टोटली रॉन्ग एंड द रीजन इज टोटली ट्रू। द राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड हाफ वे, वी नीड टू डू द 50 क्वेश्चन, और 25th क्वेश्चन हम करना शुरू कर रहे हैं। चलो रे, चलो चलो चलो, अपने अंदर एनर्जी का संचार करो, एक ग्लास पानी गटको, और गटकने के साथ ये देखो। ठीक है, चलो देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेरियस लाइफ एक्टिविटी को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही बात है ना भाई। मुझे आज बोलो शिप्रा मैम, आज हमको आप जो है डांस करके दिखाइए, और मैं तुम्हें डांस करके दिखाने लगूं, पर अगर मैं ऐसा हाथ मूव कर रही हूं तो आई नीड एनर्जी। तो मैं कहां से लूं यार एनर्जी? इस हाथ में जो सेल्स हैं और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भर भर के एटीपी है, क्योंकि जब मेरी बॉडी की सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही थी तो वो भयंकर वाला एटीपी प्रोड्यूस कर रही थी। उस समय मुझे एटीपी की आवश्यकता नहीं थी, पर क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे ताक दिना दिन धात दिखाना है, मुझे धूम तना दिखाना है मुझे, तो मुझे बहुत सारा एटीपी चाहिए। तो मैं कहां से लेके आऊं यार? तो वो अब कहां से लेके आऊंगी? जो स्टोर्ड एटीपी है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से लेके आऊंगी। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो वेरियस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरी है, और वो एनर्जी हम लेते हैं एटीपी से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। सो असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, डन है बच्चों, डन है। देखो कैसे हमने पता लगाया, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है वो। ओके, रीजन बताया ना उसने कहां से आई एनर्जी। ओके, चलो मेरे लाल, मेरे हरे, पीले, नीले, गुलाबी, मेरे जिगर के टुकड़ों, आओ देखो इधर। असर्शन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है भाई। खाना खाओ, उसे पचाओ, उसके न्यूट्रिएंट्स घुमाओ, उससे एनर्जी लो, और फिर जो नहीं पच पाया उसे पॉटी से बाहर कर दो, सूसू से बाहर कर दो। बिल्कुल सही बात है, इट इज द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, इसे ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, असर्शन इज टोटली सही। रीजन क्या बोल रहा है वो देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉट द नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। तुमको मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। कोई आदमी 1500 बच्चे तो बहुत ज्यादा बोल दिया, कोई आदमी 3 बच्चे पैदा करता है एक लाइफ में। ठीक है, पर अगर कोई नहीं पैदा कर रहा है बच्चे, तो क्या उसकी लाइफ खत्म हो गई है? उसकी लाइफ चलेगी नहीं क्या यार? लाइफ तो चलेगी।
तो इट इज रिप्रोडक्शन इज नॉट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, इसलिए लाइफ प्रोसेस में हम रिप्रोडक्शन को नहीं पढ़ते, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की इसके बिना लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, हालांकि हर लाइफ एक्टिविटी में रिप्रोडक्शन को हम इंक्लूड कर लेते हैं, बट एक्चुअली आपकी लाइफ को चलाने के लिए मेरे बच्चों रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चाहिए हमको वेरिएशन देखना है, हमको देखना है कि हमारे आने वाली संतानें कैसी होंगी, सुंदर होंगी कि घिनी होंगी, तो ये देखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, बट एक्चुअली नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, बहुत पॉपुलेशन वैसे भी है, ठीक है। तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या मत है, तुम्हें आगे चल के इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ानी है घटानी है? मैं तो ज्यादा थोड़ा सा लिमिटेड पॉपुलेशन पे जो विश्वास रखती हूँ, बच्चे 2 ही अच्छे या 1 चाइल्ड नॉर्म पे। ओके, तो असर्शन इज राइट, असर्शन पूरी तरीके से सही है और रीजन भी पूरी तरीके से सही है, पर यहां पर अगर ये ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ये तीनों एक्टिविटी से में से किसी एक एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता ना और सही एक्सप्लेन कर रहा होता, देन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पर वहां वो बात कर रहा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की, और यहां पर ये बात कर रहा है रिप्रोडक्शन की। सो रीजन एंड असर्शन बोथ आर राइट, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर यू। समझ में आ गई बात? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर यू। डन है बच्चों, 26 क्वेश्चन डन। मतलब रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, ऊपर वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की बात कर रहा है, सीधी सीधी बात है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27th नंबर क्वेश्चन। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इनटू द थ्रोट। थ्रोट का मतलब यहाँ पर है ट्रैकिया से, ठीक है। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, कितनी होती हैं? 16 to 20 होती हैं। किस शेप की होती है? सी शेप्ड की होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? सपोर्ट देना। सपोर्ट का मतलब यह है कि हवा हो या नहीं हो, ये कभी भी एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देती। सो असर्शन इज राइट, ठीक है। और ये इंश्योर करती, क्या इंश्योर? देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या इंश्योर कर रही है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं और वो क्या करती हैं? वो करती हैं कि वो एयर पैसेज को कोलैप्स, चिपकने नहीं देती हैं, ठीक है, इसको चिपकने नहीं देती हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन राइट मेरे लल्ला, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन और रीजन में यही बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्यों? कैसे कैसे कैसे, बस यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग कि आपको क्वेश्चन देखना है, ये असर्शन है मेरे लल्ला, ये असर्शन हो गया, और उसमें देखना कि असर्शन में जो रीजन दिया हुआ है वो वर्ड जो है वो प्रॉपरली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो वर्ड कुछ और ही एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मान लो, समझो बात को, शिप्रा मैम के बाल बहुत सुंदर हैं, ठीक है, शिप्रा मैम के बाल बहुत सुंदर हैं, या ऐसे बोलो शिप्रा मैम जो है वो हमेशा चोटी बना के रखती है। नीचे रीजन दिया हुआ कि चोटी बना के इसलिए रखती ताकि उन्हें गर्मी नहीं लगे। सो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब चोटी मान लो बनाती मैं, ठीक है। अब ऐसा पूछ रहा है कि शिप्रा मैम जो है वो उनका बाल बहुत अच्छा है और वो बाल सुबह धोएंगी, पर ये क्या है? मतलब बाल इज रिलेटेड, बट बाल बहुत अच्छा है तो बाल सुबह धोएंगे, इससे क्या लेना है यार, ठीक है। सो ये याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि रिलेटेड टर्म हमको लगता है कि सेम सेम है तो सही एक्सप्लेनेशन है, पर ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली रीजन को एक्सप्लेन करना जरूरी है असर्शन का, नहीं तो अगर वो सेम टॉपिक है, जैसे वेन्स के बारे में बात कर रहा हूं, रीजन में भी वेन्स का ही एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, तो आप देखना कि प्रॉपरली वही चीज एक्सप्लेन हो रही। अगर स्ट्रक्चर बोल रहा है तो स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन होने लगा। ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्टिलेज सपोर्ट करती है और वो क्या कार्टिलेज पाई जाती है और वो कोलैप्स होने नहीं देती। सो बोथ असर्शन एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन। 28th क्वेश्चन देखते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीमर, प्रोटीन एंड फैट। आपको पढ़ाया है मैंने कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें दुनियादारी के सारे एंजाइम्स होते हैं। पैंक्रियाज को हम एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पैंक्रियाज हार्मोन भी निकाल सकता है, पैंक्रियाज एंजाइम भी निकाल सकता है, पैंक्रियाज सब कर सकता है यार, पैंक्रियाज बाप ऑफ द बॉडी है, ठीक है। सो पैंक्रियाज में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो पैंक्रियाटिक जूस स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकता है, फैट को भी डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब नीचे क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए? अगर वो 3 बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट कर सकता है तो ऐसा क्या है उसमें कि डाइजेस्ट कर सकता है? तो आप अपने मन में खुद सवाल बना लो। अगर ऊपर उसने बायोमोलिक्यूल दिया है कि पैंक्रियाटिक जूस इसे डाइजेस्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, रीजन में क्या होना चाहिए? रीजन में होना चाहिए कि क्यों डाइजेस्ट कर सकता है, ऐसा क्या है उसमें। तो अगर होगा तो सही होगा। रीजन देखते हैं क्या है, रीजन को आर लिखना चाहिए। पैंक्रियाटिक जूस के पास देखो वही चीज बोला, अगर ये तीनों चीज डाइजेस्ट
करता है तो उसमें क्या था, क्योंकि उसके पास होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्योंकि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्योंकि वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात है और सही सीक्वेंस में दी हुई है। सो असर्शन और रीजन दोनों राइट है एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यार परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ, स्टार्च को ये डाइजेस्ट कर ले, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर ले और फैट को ये डाइजेस्ट कर ले। अगर सीक्वेंस में नहीं दिया होता तो फिर आपका रीजन जो है होता सही, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन है बच्चों, डन है, समझ रहे हो ना कैसे सॉल्व करना है। ऊपर देगा आपको कोई कथन, नीचे आपको देगा प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा होता है तो सही है, ठीक है। अगर कोई चीज सही है पर वो ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, मतलब बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। डन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग बच्चों। वेंट्रिकल हैव थिकर वॉल देन ऑरिकल, ये बिल्कुल सही बात है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं आर्ट बोल रही देखो, तो आर्ट वाट लेने की इच्छा तो नहीं है बेटा शिप्रा तुम्हारा, है ना बेटा। ये हार्ट बना लिया है अपन ने और ऑरिकल्स जो है ये बनाए हैं अपन ने। हमेशा ये याद रखिएगा कि जो वेंट्रिकल की दीवारें होती हैं वो थिकर होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल को हमेशा ब्लड को बाहर की ओर ले जाना होता है। तो एक वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ ले जाना होता है, आपके लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ ले जाना होता है, बॉडी की ओर। तो जब भी आप ब्लड को बाहर निकालते हो तो यू नीड हायर प्रेशर। यार आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए, और अगर आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए तो दीवारें मोटी चाहिए, नहीं तो जब पंप करेंगे तो वेंट्रिकल फट जाएगा। तो वेंट्रिकल के पास जो है थिकर दीवारें होती हैं, ऑरिकल्स के पास इतनी थिकर दीवारें नहीं होती हैं, क्योंकि ऑरिकल्स को इतना ज्यादा ब्लड पंप करना नहीं होता, उनको बस लेना होता है ऊपर से, बॉडी से लेना होता है और हार्ट से लेना होता है बस, ठीक है, लंग से लेना होता है, ठीक है। सो वेंट्रिकल जो होते हैं उनके पास जो है दीवारें मोटी होती हैं। क्यों दीवारें मोटी होती हैं? अब अगर नीचे ये लिखा होगा कि क्योंकि उसको बेरियस बहुत ज्यादा प्रेशर से बॉडी को पंप करना होता है इसलिए मोटी होती है, देन द रीजन इज परफेक्ट। देखो क्या लिखा है, ओ देखो कभी कभी तो लगता है अपन भगवान है, गणेश गाय तोंडे है अपन, है ना। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ऐसे देखो नहीं, तुम्हारे लिए वो बनाया नहीं गया। ओके, सो वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन विद अ ग्रेट प्रेशर, इसलिए उसकी दीवारें मोटी होती हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे ऑप्शन जो है वो ए ही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है तो है, अब क्या कर सकते हैं। असर्शन 30th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस 20 क्वेश्चन और बाकी हैं यार, मेरी जिगर के टुकड़ो, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। तुम लोग यार मेरी लेक्चर लगाने आते हो तो पता है अपना पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आया करो, अपने एक तो तुम अपनी एनसीईआरटी लेके आया करो, एक कॉपी लेके आया करो, एक पेन लेके आया करो, और साथ में एक पॉपकॉर्न का कटोरा भी लेके आया करो। वैसे मैं तुमको बताऊं कि मल्टीटास्क कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खा रहे हो तो खाओ, सो रहे हो तो सो, टीवी देख रहे हो तो टीवी देखो और चिल मारो, ठीक है। कभी मल्टीटास्क मत किया करो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है टीवी के सामने बैठे हैं और दनादन पढ़ाई कर रहे हैं। ये कैसे ऐसी पढ़ाई भैया, यार अपन ने तो नहीं देखी ऐसी कभी पढ़ाई, है ना। तो अपने को मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो तुम्हारे लिए आने वाला है, उसको देखना जरूर, ओके। और एग्जाम में गैप कम है तो बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बढ़िया वीडियो बनाया मैंने। चलिए, ट्रांसपिरेशन कूल सरफेस। देखो बेटा, व्हाट इज अ ट्रांसपिरेशन, पहले ये समझ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द एजेस ऑफ लीव्स, यही था, हम लोगों ने यही पढ़ा है। सो पानी का लॉस बाय द एजेस ऑफ लीव इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। अब जब तुम्हें पसीना आता है तो तुम्हें जब फिर हवा चलती है तो ठंडा ठंडा सा लगता है कि नहीं लगता है, तो ऐसे ही जो पानी का लॉस एजेस ऑफ लीव से हो रहा है मेरे लल्ला, ये क्या करता है, ये आपका जो एक्स्ट्रा वो होता है, हीट होता है, वो बाहर लेके जाता है। समझ में आई बात? तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर जाता है और उसके साथ हीट बाहर जाती है। सो ट्रांसपिरेशन कूल्स द सरफेस, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जो एक्स्ट्रा हीट पौधे में जनरेट हो रही है, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वो हीट बाहर चली जाती है, ठीक है। ओके, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन। हो, बहुत ही गलत चीज बता दी हो मैडम, बहुत ही गलत चीज। ट्रांसपिरेशन इज द मेथड जिसमें हम मिनरल एंड वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से होता है, ट्रांसपिरेशन जाइलम से होता है। बेटा 15,433 बार ये पढ़ा चुकी हूं मैं, ठीक है ना। सो मेरे बच्चों, कभी कभी तुम लोग ना ऐसे मत किया करो, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन इज फ्लोएम, transpiration is xylem, transpiration done by the leaves by the transpiration pull, transpiration one direction, ठीक है, ट्रांसलोकेशन मल्टी डायरेक्शन, ठीक है। ये मैडम का बोलती धूम तरह, ये ऐसे नहीं करना है ना, बहुत कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने, ओके। सो असर्शन इज राइट एंड द रीजन इज रॉन्ग। कहाँ दिया हुआ? सी इज द परफेक्ट। ट्रांसलोकेशन दिया हुआ, ट्रांसपिरेशन का काम होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन है बच्चों। 31st क्वेश्चन देखें, 19 क्वेश्चन रिमेनिंग।
ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, ठीक है, ब्लड और लिम्फ बोथ आर। अच्छा, इसमें इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, ई का होता है ब्लड, ई का होता है लिम्फ। मैं आज एक बार फिर बता दे रही हूँ, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने भी पूछा, ठीक है ना, उसके बाद अगर मुझे किसी ने भी पूछा कि ई लिम्फ क्या होता है, ई ब्लड क्या होता है, तो उसको मेरे को धुन देना है, वर्चुअली धुन देना, पर धुन देना है, ठीक है। तुमको पता है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी ना, और मैं बहुत देर तक समझाती थी और फिर भी कोई बोलता था मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो मैं थोड़ी सजा दे देती थी, फिर उसको तुरंत समझ में आता था। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धुनाई कर देने से दिमाग खुल जाता है, ठीक। चलो देखो, आओ मेरे साथ। ब्लड तो तुम जानते हो, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। पे लिम्फ पढ़ा रही हूँ क्योंकि हर बच्चा जो है मेरे से लिम्फ में सवाल पूछता है यार। लिम्फ समझ लो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये है हमारी, सपोज दैट कि ये है हमारी आर्टरी, ठीक है। देखो कैसे बना रही हूँ, क्योंकि इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आर्टरी और वेन का भी एक सवाल आने वाला है, ठीक। थोड़ा आर्टरी को हम मोटा बना देता हूँ, ओके। सो अरे अरे अरे, चलो आर्टरी को थोड़ा सा मैं मोटा बनाऊंगी, लाइक मी इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम्हें मजा आए, पर मैं क्या लिटरली इतनी मोटी दिखती हूँ क्या यार। चलो, आर्टरी है ये, ठीक है। आर्टरी क्या लाती है बेटा, आर्टरी लाती है हमेशा, आर्टरी देखो मैं क्या, आजकल मैं तुम लोगों को लिखती नहीं हूँ तो मैं कुछ भी स्पेलिंग लिखने लगी हूँ। चलो, सो ये है हमारी आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी हमेशा कैसा लाती है, प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है। प्योर ब्लड मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा बेचारा टिश्यू बैठा हुआ है, ठीक है। ये टिश्यू रो रहे हैं, हु, हमारे पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, हम रो रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे जीवन में बहुत दुख है, कोई तो हमें ऑक्सीजन दे दे। तो आर्टरी जो होती है वो बहुत सारा ऑक्सीजन लेके आ रही है अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड करा के, ठीक है ना, लेके आ रही है बहुत सारा ऑक्सीजन। अब आर्टरी की दीवारें इतनी मोटी हैं कि वो खुद से एक्सचेंज नहीं कर सकती बेटा, ये हमेशा याद रखना। कभी भी आर्टरी जो है वो अपने से एक्सचेंज नहीं कर सकती है। एक्सचेंज हमेशा एक थिन कैपिलरी ट्यूब से होगा, ठीक है, या थिन सिंगल सेलुलर। अब आर्टरी बहुत मोटी होती है, पर यहाँ पर एक सिंगल सेल ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी बच्चों, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। ध्यान से समझते जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना, फिर वही वही करते रहना, ठीक है। सो होती है कैपिलरी, ओके, एंड दिस इज द वेन, ओके, ध्यान से देखना। सो आर्टरी आई, ठीक है, आर्टरी के बहुत ऐसे देखो, आर्टरी ने पूरा ब्लड दिया और यहाँ पर एक छोटी सी ट्यूब आई जो कि सिंगल सेल थी, इसे हम कहते हैं कैपिलरी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपिलरी। ध्यान समझना क्योंकि मैं सब कुछ बता रही हूँ। इसे हम कहते हैं कैपिलरी। जो अब ये सिंगल सेल थी तो यहाँ से गैसों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, तो यहाँ से आप ऑक्सीजन दे दिए इनको और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लिए कैपिलरी में। अब होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आर्टरी में जा नहीं सकती, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स में जाएगी। कहाँ जाएगी, सो दिस इज द वेन, ठीक है, ये क्या है आपकी वेन है, ठीक है। सो ये क्या जाएगी, ये है आपकी वेन, सो दिस इज द वेन, डन है। सो आर्टरी से आता है, कैपिलरी से एक्सचेंज होता है और वेन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है, हार्ट की ओर जाता है, ठीक है। नाउ अब ये हार्ट की ओर जाएगा ब्लड, ओके। नाउ अब ये हुआ ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है आपका लिम्फ, देखना ध्यान से। हम लोग जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो सेल टू सेल नहीं कर सकते कभी। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम सेल टू सेल कभी भी नहीं कर सकते, इसको इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, ये सेल टू सेल कभी भी नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पर बेटा एक फ्लूइड भरा रहता है, ध्यान समझना, हर सेल के आसपास ऐसा एक फ्लूइड भरा रहता है और इस फ्लूइड को बेटा हम कहते हैं ये फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ, ठीक है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ, ठीक है। या अभी छोड़ो, थोड़ा ज़्यादा लेवल का हो जाएगा। चलो ये समझ गए इतनी पूरी कहानी। अब ध्यान समझो, आपके सेल्स के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं इसको, हम लिम्फ कहते हैं। अब ये लिम्फ क्या होता है, जब ब्लड यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ध्यान से समझना, ब्लड के दो पार्ट होते हैं मेरे लल्ला। एक होती है ब्लड सेल, ध्यान से समझोगे, अभी मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगी, और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट और एक होती है ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ से इस कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा फिल्टर आउट होकर, ये येलो येलो, कुछ प्लाज्मा फिल्टर आउट होकर, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में भर जाता है। ये प्लाज्मा कुछ फिल्टर आउट होकर इस कैपिलरी से प्लस कुछ डब्ल्यूबीसी इसके चारों तरफ भर जाता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी को ही प्लस कुछ थोड़े बहुत आपकी और चीजें, इन्हीं को हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। समझ में आई बात।
अब ये लिम्फ क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करता है, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और फिर यहीं से कुछ पाइप्स निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फेटिक वेसल। अभी एक बार समझाऊंगी। और ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं ये पूरा वेस्ट लिम्फ को लेकर वापस से जाती हैं, और ये जो आपका, ध्यान से सुनना, ये जो आपका वेन आ रहा है, मान लो कोई भी वेन आ रही है, कोई भी का मतलब स्पेसिफिक वेन होती है, पर यहाँ पर अभी आपको जानना जरूरी नहीं है, और ये लिम्फेटिक वेसल अपने वेस्ट लिम्फ को इस क्या नाम से वेन में जोड़ देती है, लिम्फेटिक वेसल। समझ गए क्या हुआ, फिर से देखो। हमने गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया वो समझ में आया। हम आर्टरी और वेन से कभी भी गैसों का आदान प्रदान नहीं करते, हम सिर्फ कैपिलरी बेड से। दिस इज द कैपिलरी बेड, कैपिलरीज, दिस इज द कैपिलरी। आपकी जो आर्टरीज होती है पतली 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 पतली, ऐसे वन सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाती है, इसको आर्टेरियोल कैपिलरी कहेंगे। और वेन ये जो है पतली पतली पतली, फिर यहाँ से जाके मोटी हुई। तो आप कोई भी चीज़ का एक्सचेंज हमेशा कैपिलरी से करेंगे, कभी आर्टरी वेन से नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिलरी में जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं मेरे लल्ला, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ये जो ब्लड यहाँ बह रहा है इसका थोड़ा सा प्लाज्मा, और WBC जो है वो सेल्स के बीच में आ जाता है, जिसे हम लिम्फ के माध्यम से जानते हैं। लिम्फ में WBC है, इसलिए वो प्रोटेक्शन देता है और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जब लिम्फ का काम हो गया, हमेशा नया नया लिम्फ बनता रहता है, तो पुराना कहा जाता है। पुराना यहाँ से हर जो है ऑर्गन से बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स निकलती हैं, सारा वेस्टेज लिम्फ को ले जाकर वो वेन से जोड़ देती हैं, और वेन कहाँ जाता है, हार्ट में। तो लिम्फ इज द पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड से ही बना, अंत में ब्लड में ही मिल जाता है। सो इट इज अ टिश्यू फ्लूइड, अ फ्लूइड विच इज फाउंड इनटू द टिश्यू। इट इज द, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, पर एक्चुअली आपको ये याद रखना है कि ब्लड से ही लिम्फ बनता है, और अल्टीमेटली आखिरी में मिल जाना है उसे लिम्फ में ही। सो याद रखिएगा कि मनुष्य का जीवन जो है, लोग ऐसा कहते हैं कि एक नदी से बहुत सारी नदियां बनती, फिर हर नदी जाके समुद्र में मिल जाती है। तो ब्लड से लिम्फ बनता है, और लिम्फ अंत में जाके ब्लड में ही मिलता है, ठीक है। बस ये बहुत समझाना जरूरी था मुझे, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। सो ब्लड इज एंड लिम्फ बोथ आर सर्कुलेटरी फ्लूइड, टिश्यू के बीच में पाया जाता है लिम्फ, और ब्लड पूरे बॉडी में ही पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखते हैं, ब्लड दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड्स है, दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड्स है। अब रीजन में इसका कॉम्पोजिशन इसे बताना चाहिए, पर ये रीजन में क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं। ब्लड फ्लोज बोथ डायरेक्शन बट लिम्फ फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन। रीजन भी राइट है, बट यहाँ पर वो फ्लो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो ये बता रहा है कि वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है। तो नीचे ये बताना चाहिए ना कि वो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्यों है। समझे मेरे जान, मेरे बच्चों, मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, कि लिम्फ और ब्लड दोनों ही सर्कुलेटरी फ्लूइड है। नीचे उसको ये बताना चाहिए था कि वो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्यों है, पर वो ये बता रहा है कि लिम्फ का फ्लो बहुत ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में है, जबकि ब्लड लिम्फ का फ्लो वन डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की ओर। लिम्फ हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, हार्ट की ओर आता है, जबकि ब्लड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सो रीजन इज राइट, assertion is right, but reason is not the correct explanation of assertion, क्योंकि reason ये नहीं बता रहा कि वो circulatory fluid क्यों है, ठीक है। so right answer is B, okay, right answer is B मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है B, done। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन में अभी भी अगर किसी बच्चों को लिम्फ में प्रॉब्लम है, you can visit the one shot video, you can visit the lecture of lymph, you can visit the circulatory fluid। तुम कहीं से भी लेक्चर देख लो, सब जगह पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। चलो देखते हैं। नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। हम जानते हैं कि वी हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी, बिल्कुल सही बात है। नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनीज, इट हैज नो रोल इन द सिक्रीशन ऑफ यूरिन। ये क्या बात है यार, ये क्या बात है। नेफ्रॉन का रोल जो है वो तीनों में है, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सब में है, ठीक है। नेफ्रॉन में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि नेफ्रॉन में जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें नेफ्रॉन में आ जाती हैं यार। अब उन अच्छी चीजों को हम बाहर कर देंगे तो आदमी मर जाएगा, तो उन अच्छी चीजों को वापस से हमको एब्जॉर्ब करके ब्लड को देना है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन मेरे बच्चों। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वेस्ट होती हैं जो ब्लड में रह जाती हैं, तो हम ब्लड से नेफ्रॉन को दे सकते हैं, इवन मतलब फिल्ट्रेशन हो गया फिर भी, इस प्रोसेस को हम सिक्रीशन कहते हैं। तो मतलब ये है कि सारा काम तो करता है नेफ्रॉन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन सब, ठीक है। अगर कोई चीज अच्छी अच्छी बच गई तो एब्जॉर्प्शन, कोई गंदी गंदी चीज लेना है तो सिक्रीशन, सब करता है वो। सो रीजन इज टोटली रॉन्ग एंड असर्शन इज राइट। सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। द राइट आंसर इज सी, ठीक है, राइट आंसर इज सी। डन है बच्चों। 33 क्वेश्चन देख रहे हैं, 33 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है, वेन्स हैव थिन वॉल टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। वेन्स जो होती हैं वो हमेशा थिन वॉल्ड होती है। देखो वेन्स और आर्टरी में भी अभी आपको मैं डिफरेंस बताई रही थी कि आर्टरी जो होती है वो ब्लड लेकर आती है,
कैपिलरी एक्सचेंज करती है और फिर हम वेन को दे देते हैं और वेन हार्ट की ओर लेके जाती है। सो आर्टरी के पास हमेशा जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, हमेशा आर्टरी के पास बहुत 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 ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आर्टरी की ये जिम्मेदारी होती है कि परफेक्ट टाइमिंग में हम ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करें, नहीं तो ऑक्सीजन जो ऑर्गन है वो डेड हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रोक सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट सुना होगा, कार्डियक इस्चीमिया सुना होगा, लिवर इस्चीमिया सुना होगा, ये सब बीमारियां एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही होती हैं। तो अगर आपकी आर्टरी में कोई गांठ बनी हुई है, आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज है, तो अब आपकी बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गन है वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। तो हमें आर्टरी को प्रॉपरली स्वस्थ रखना है, उसके लिए विटामिन सी घोल के पिया करो। विटामिन सी मतलब नींबू खाया करो रोज, ओके, मैं रोज खाती हूँ, ठीक। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा डीप सीटेड होती हैं, मतलब बहुत नीचे होती हैं और बहुत प्रेशर में होते हैं, उनका बहुत सारा काम होता है। जबकि वेन का कोई काम नहीं, वेन का एक ही काम है, हाँ ले आए हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, चलो फिर हार्ट की ओर चलो। तो वेन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर एक्चुअली आर्टरी के ऊपर होता है। वेन का कोई काम ही नहीं होता, वेन बस काम तो सबका ही है बॉडी में, पर आर्टरी का बहुत ज्यादा काम है। आर्टरी के ऊपर एक जिम्मेदारी है, आर्टरी इज द पापा ऑफ द फैमिली। पापा के ऊपर जिम्मेदारी कि हर बच्चे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके कुत्ते, उनको सबको जो है प्रॉपरली भोजन मिले, ठीक है। और अपना काम क्या, अपना गया अपने को तो पानी निकालना है, ठीक है। सो अपन गए, स्कूल आ गए, सो वी आर द वेन, वी डोंट हैव एनी प्रेशर, बट यू शुड फील द प्रेशर। ये एक तुम्हें नॉर्मल बात बता रही हूँ, स्टूडेंट के लिए प्रेशर होना जरूरी है, ओके। सो वेन्स हैव थिन वॉल टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन सेंड टू द हार्ट। बिल्कुल सही बात है ये, वेन आर नॉट अंडर प्रेशर, ये भी सही बात है। बट यहां पर ये आपको बताना चाहिए था कि वेन की थिन वॉल क्यों है। यहां पर हमें वेन की थिन वॉल होती है और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है, तो रीजन में उनको ये बताना चाहिए था कि वो थिन वॉल्ड क्यों होती है, या उसको ये लिखना चाहिए था कि वेन थिन वॉल्ड होती है इसलिए उसमें प्रेशर नहीं होता। पर यहाँ उसने लिखा, उसने सीधा लिख दिया कि वेन जो ब्लड जो होता है वेन के अंदर प्रेशर का नहीं होता। सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहानी गड़बड़ जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। सो ऊपर वो बता रहा है कि वेन जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है। नीचे उसको बताना चाहिए कि वो थिन वॉल्ड क्यों होती हैं, या उसको बताना चाहिए कि वो थिन वॉल्ड है इसलिए उनके अंदर प्रेशर नहीं होता, पर उसने थिन वॉल्ड का शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है मेरे बच्चों। 34th क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं महाशय ये, आइए देखते हैं। असर्शन, इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस जो है वो हम दिन में करते हैं, जिसमें CO2 पानी को मिलाकर हम जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। रात में उसी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पर हमेशा ये याद रखिएगा कि रात में जब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। रात में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उससे बहुत ज़्यादा तेजी से हम कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ले लेते हैं। पौधों के कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता बहुत कम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो दिन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ड्यूरिंग द डे टाइम यूज्ड अप बाय द प्लांट, ठीक है। ये बिल्कुल असर्शन और रीजन राइट है, एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। सो आंसर ए। कैसे हुआ समझ गए ना, ड्यूरिंग द डे टाइम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस से यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्यों जो है क्या, हाँ, डे टाइम कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में इसलिए नहीं रिलीज करता क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपने यूज कर लिया है, इसलिए दिन में रिलीज नहीं होता। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा यूज हो गया है, इसलिए दिन में नहीं निकलता। तो रीजन सही बोल रहा है ना, तो ए ऑप्शन हो गया। 35th क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, चिल्लाओ मेरे साथ, जय माता दी, ठीक, लेट्स रॉक। Assertion देखते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अनदर थिंग। देयर इज टू प्रोसेस, वन इज photosynthesis and one is respiration. Photosynthesis is an anabolic process in which energy get consumed. जब हम CO2 और H2O को जोड़ते हैं तो एनर्जी को देना पड़ता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट बनता है। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, ओके। जबकि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। सो असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। बिल्कुल सही बात है, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकली वो ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। सो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। द राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी बच्चों, ठीक है। 36th क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे बच्चों, चलो जल्दी करो, बस 13-14 क्वेश्चन और बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं।
ऑल प्रोटीन्स आर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, वाहियात सा असर्शन है ये। क्या है, समझो मेरी बात। आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपकी बॉडी में जब तुम छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, तब तुम्हारी बॉडी में स्टमक में एक एंजाइम था जिसका नाम था रेनिन। वो प्रोटीन का डाइजेशन करता था। पर जब तुम बड़ा हो गया है, अब अच्छे कपड़े पहनता है, अब कम शरारत करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, तब तुम्हारी बॉडी में उस रेनिन की जगह पेप्सिन ले रही है। बट ये हमेशा याद रखना है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा स्टमक से स्टार्ट होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन। सो असर्शन इज टोटली रॉन्ग। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर रिलीज बाय द स्टमक एंड पैंक्रियाज। ये बात सही है। प्रोटीन को इवन यहाँ पे इंटेस्टाइन लिखा होता तो और बहुत बढ़िया होता, ठीक है। स्टमक और पैंक्रियाज से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। कहाँ दिया है? ओके, डी, ठीक। असर्शन इज रॉन्ग एंड द रीजन इज राइट, आंसर इज डी, ठीक है। चलो बच्चों 37th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके 37 क्वेश्चन देख रहे हैं। असर्शन, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बिल्कुल सही बात है। हमको क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए? बोलो मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। बताओ तुम्हें एक बात, कितने बार पढ़ाया है मेरे बच्चों? बोलो मेरे साथ। आपने मैडम बहुत बार पढ़ाया है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ऐसी कंडीशन में ये सब रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। कोई गलत बात तो की नहीं अपने। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म। देखो यहां पर अब यही तो गड़बड़ी हो गई। अब यहां पर लोगों को ये लगा कि ये सारे रॉ मटेरियल हैं तो नीचे न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा। अरे भैया, नीचे भी तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर तुम, तभी तो दोनों चीजें सही होंगी। नीचे तुम बोल रहे हो कि न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर तुम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हो। सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस से ये एनर्जी दे रहा है। सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो आंसर इज बी, ठीक है। बिल्कुल दोनों बात सही है, बट वही रीजन थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। डन है बच्चों? चलो आगो आगो देखते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी में तो बड़बड़ बड़बड़ हो जा रहा है। चलो मेरे बच्चों देखो ध्यान से, 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ देर पहले कही थी मैंने, एक बात सुनाया था मैंने आपको, एक कहानी मैंने सुनाया था कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एनर्जी निकालते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। उसमें आप चीजों को जोड़कर एनर्जी बनाते हैं। तो दोनों ऑपोजिट हुई ना। ये बात बिल्कुल सही है यार, ठीक है। In photosynthesis, food is made from the energy and in respiration food is converted to energy। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम सनलाइट को एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और फूड बनाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को निकालते हैं। सो बिल्कुल सही बात है। ऑपोजिट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हम बनाते हैं, उसमें हम निकालते हैं। सो रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन एंड बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जो है खतरनाक खतरू क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। ऐसा तो नहीं लगा धूमता ना धूमता ना ताक दिना दिन धा लगना चाहिए। ऐसा हमेशा मन में एक असर्शन देख के ऐसा लगना चाहिए, ताक दिना दिन धा धूमता ना वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ओके 38th क्वेश्चन डन। 39th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। असर्शन, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। होता है क्या जी? तुम्हारा होता है क्या? होगा तो फिर कुछ गड़बड़ है, हार्ट में होल है ना, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। Valves are present in the heart which allows the movement of blood in one direction। ये बिल्कुल सही बात है। जो वॉल्व्स होते हैं वो बैकफ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं। समझ में आई बात? द वॉल्व्स जो होते हैं, जैसे सेमी ल्यूनर वॉल पढ़ा हम लोगों ने, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स पढ़े हम लोगों ने। अब ये वॉल्व्स क्या होते हैं, इनकी कहानी क्या है, अब यहाँ बेटा मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता पाऊंगी। अब तुम्हें इनका नाम सुन के ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड सेमी ल्यूनर ये क्या है, ऐसा ऐसा लग रहा है, तो बेटा तुम्हें लेक्चर लगाने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें रेगुलर वीडियो लगाना पड़ेगा जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, हार्ट का मेरा स्ट्रक्चर देखो, लेक्चर देखो, उसमें तुमको सब समझ में आ जाएगा। सो आपको लेक्चर लगाने पड़ेंगे, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो वॉल्व्स जो होते हैं वो बैकफ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं। अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा में आ गया तो एओर्टा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। अगर आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ गया है तो फिर वो उल्टा नहीं जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्व्स की वजह से ऐसा होता है। बट यहाँ पर हमें देखना है कि असर्शन का करेक्ट रीजन इज राइट, वो बैकफ्लो को रोकते हैं। बट हमको ये बताना है कि रीजन इज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज वो और व्हाट
है कि नहीं है, ठीक है। सो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए नहीं होती क्योंकि हार्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में दीवारें होती हैं, विच इज कॉल्ड एज सेप्टम। दो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और सेप्टम की वजह से ब्लड मिक्सिंग नहीं होती। ब्लैक फ्लो रुकता है वॉल्व्स की वजह से, और मिक्सिंग नहीं होती सेप्टम की वजह से। सो रीजन इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज बी, ठीक है, डन। ओके, 40th क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी हैं, अपने ऊर्जा से भर लो, ठीक है, अपने आप को। 40th क्वेश्चन देख रहे हैं, एल्व्यूलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, बिल्कुल सही बात है। एल्व्यूलाइज बलून शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, वी हैव 300 मिलियन जो है एल्व्यूलाइज, वी हैव थिन वॉल्ड एल्व्यूलाइज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी हैव सो मेनी एल्व्यूलाइज, इफ वी अनकोड द एल्व्यूलाइज वी विल मेक द टेनिस कोर्ट, जैसा कि आपको पता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं एल्व्यूलाइज के पास, और एल्व्यूलाइज जो होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें इट इज अ साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, क्योंकि इन्हें एक्सचेंज करना होता है। तो बिल्कुल सही बात है, गैसेज एक्सचेंज करना है इसलिए इनके पास ब्लड वेसल होते हैं। समझ में आ गई बात। सो ए बोथ असर्शन एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान से सॉल्व करना है, असर्शन रीजन में थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं मेरे बच्चों। 41st क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 41 नंबर का क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग ब्लड फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम हार्ट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है वो 2 बार हार्ट से फ्लो होता है। कहाँ कहाँ से होता है? एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी से हार्ट में आता है, और एक बार हार्ट से आता है। तो हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो, ठीक है। अगर नीचे लिखा होगा तो सही है, दिस हैपन टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मान लो कि दोबारा नहीं आता, वहीं वहीं घुसता रहता, जैसे 3 चैम्बर हार्ट 2 चैम्बर हार्ट में होता है, तो यहाँ पे भी मिक्सिंग हो जाती है। तो क्योंकि हमको डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना है, इसलिए पहले डीऑक्सीजनेटेड को लेके जाओ लंग्स के पास, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, फिर हार्ट के पास लेके आओ। तो पहले पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर उसे लंग्स के पास ले जाया जाता है, लंग्स उसे ऑक्सीजनेट करता है, फिर लेफ्ट वाले पार्ट में आता है ना, तो राइट वाले में ही चला जाता है, पर राइट मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमारे पास 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, और ये बता रहा है क्योंकि हमें इसे अलग करना है इसलिए। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। सो आंसर इज ए। डन है बच्चों। 42 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। लेफ्ट आर्ट्रियम पजेस थिकेस्ट मसल, ये गलत है बेटा। आर्ट्रियम ऑरिकल्स के पास कभी थिक मसल होती ही नहीं, वेंट्रिकल के पास थिक मसल होती है। और अगर आपसे कभी कोई असर्शन में पूछे कि पूरे हार्ट के चैम्बर में किसके पास थिकेस्ट मसल है, तो आप बोलना लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा दबाव से ब्लड को भेजना है, क्योंकि वो पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है। तो जिसके पास ज्यादा काम होगा उसकी दीवारें उतनी मोटी होंगी, ठीक है। So assertion is wrong. Left atrium receive the oxygenated blood from the lungs. बिल्कुल सही बात है। जो आपका lungs होता है वही left auricle को blood देता है through the pulmonary vein. It is an exception. Okay? So assertion is wrong and the reason is right. ठीक है? Reason is right. Answer is D. ठीक है? Answer is D बच्चों। ठीक है? Done है, done है, done है, done है। 42 तक हो गया है। 43 पे पहुंच रहे हैं। The rate of photosynthesis will be lower if the leaves coated with the oil. बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। इस जो फोटोस देखो, हमेशा ये याद रखो कि यू नीड व्हाट, यू नीड CO2, ओके, यू नीड CO2 एंड यू नीड वाटर। द वाटर इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द लीव्स, ठीक है। यू नीड सनलाइट विच इज कमिंग टू योर लीव्स, ठीक है। So you have to remember one thing, the photosynthesis is a process जो 2 रिएक्शन में होता है। एक होती लाइट रिएक्शन, एक होती डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम क्लोरोफिल को एक्साइट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, खूब सारी एनर्जी बनाते हैं, और फिर उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो रात में होती है, साइमल्टेनियसली होती है, दोनों एक साथ होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि उसे लाइट की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं कि वो रात में होगी, ओके। सो अब जो एनर्जी आपने लाइट रिएक्शन में बनाई है उसी का इस्तेमाल करके हम CO2 को जोड़ जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। 6 CO2 जोड़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। अब कहानी ये है कि अगर मान लो कि आपकी लीफ में बहुत सारा ऑयल जम गया है, भाई लीफ कोट हो सकती है ऑयल से, तो कोट हो जाएगी तो उसका स्टोमेटा बंद हो जाएगा, और अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा तो कैसे होगा रे फोटोसिंथेसिस? तो आपके फोटोसिंथेसिस का रेट हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि लीफ उसकी ऑयल से कोटेड हो जाती है, इसलिए। बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड एंड द गैसेस एक्सचेंज इज ब्लॉक्ड।
ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, एसर्शन राइट है। और क्योंकि स्टोमेटा ब्लॉक हो गया है इसलिए नहीं हो पा रहा है फोटोसिंथेसिस, सो रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, डन है बच्चों। 44th क्वेश्चन देख रहे हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है हमारे पास। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, ये बहुत ही नेसेसरी राक्षस है, बहुत जरूरी है यार। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमको पता है कि अगर ट्रांसपिरेशन पौधों में नहीं होता तो शायद कभी भी जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। समझ में आई बात? कभी भी पौधे का जो है एक्स्ट्रा वाटर नहीं निकल पाता, क्योंकि जितना जड़ से पानी लिया जा रहा है जरूरी नहीं कि उतना जरूरी हो प्लांट के लिए। ठीक है, कम जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा निकाल देते, हीट नहीं निकल पाती। सो इट इज द राइट, इट कॉजेज अ वाटर लॉस बट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये नेसेसरी एविल है, इससे वाटर लॉस तो होता है, राक्षस है। ठीक है, पर इससे बात ये है, पर इससे वाटर और मिनरल भी तो आता है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि इससे वाटर लॉस होता है। ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इससे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। सो नेसेसरी इसलिए है। रीजन सही है कि नहीं है बताओ मुझे? सही है रीजन, एंड रीजन परफेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो ए आंसर इज राइट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बच्चों, 45th क्वेश्चन देख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ये इसी लेक्चर में कम से कम 4 बार बता चुकी हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोफिल। मैडम ये क्यों बोला आपने? क्लोरोफिल में होता है रे फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है बोलो मेरे बच्चों, बोलो मेरे साथ, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ में आई बात? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल में अकेले में नहीं होता। हालांकि क्लोरोफिल एक पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा तो कभी एनर्जी नहीं बनेगी। बट अगर मैं बोलूँ पूरा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, सो असर्शन इज राइट बट द रीजन इज फॉल्स। द आंसर इज सी, 45th का सी हो गया है। ठीक, 46th क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन रिमेनिंग बच्चों, 4 क्वेश्चन। चलो चलो चलो, ओके। When air pass through the lime, air मतलब जब आप फूकते हैं लाइम, it turns milky। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पढ़ा है, इट इज द एक्टिविटी का क्वेश्चन। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो लाइम वाटर बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम OH होल्टॉइस बना लेता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो मिल्की हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन इज राइट। अब एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये तो गलत बात है। आपका मिल्की क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी आपकी एक्सहेल्ड एयर में। पर नॉर्मल एयर से क्या लेने देना है यार? नॉर्मल एयर से क्या लेने देना है? अपने को तो यहाँ बताना चाहिए था कि मिल्की इसलिए हुआ क्योंकि जो आप एक्सहेल कर रहे थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, इसलिए हुआ। तो रीजन सही है, 78% 28% ऑक्सीजन होता है, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। ओके, आंसर इज बी मेरे बच्चों। ठीक है, 47th आ गया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मेरे साथ। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेजिडुअल वॉल्यूम, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझिएगा। जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कुछ 150 ml अमाउंट के आसपास का एयर हम अपने लंग्स में बचा के रखते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो लंग्स के पास हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, पर ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होता है उसे हमें रीजन में देखना है, सही है या नहीं है। Residual volume provides sufficient time to oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released। बिल्कुल सही बात है ये। रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर लंग्स में हवा बनी रहेगी तो लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होंगे। अब सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि भैया ऑक्सीजन जो है ब्लड को दे दिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसको दे दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाए। तो इतने टाइम, इतने काम करने के लिए बीच में थोड़ा लंग्स में हवा भरी रहनी चाहिए कि नहीं भरी रहनी चाहिए? आपका लंग्स टोटली हवा से खाली ना भरा रहे, खाली हो जाए, इसलिए आपके लंग्स में हवा भरी रहती है। क्यों? क्योंकि ताकि सफिशिएंट टाइम ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो सके, आपका ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली आपके जो है ब्लड में चला जाए और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए, इसलिए आपके लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ हवा हमेशा भरी रहती है। इट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। सो असर्शन एंड रीजन बोथ सही है, एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ए। ओके, 48th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, थलाइवा। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चों टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। ओके, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन, और ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। अरे भगवान, मैडम आप ना ये ऐसे सिली क्वेश्चन लाती हो तो हमें लगता है कि हम, आप तो भगवान नहीं, पर हम किसी दिन जरूर भगवान बन जाएंगे। ठीक है, सो सलाइवरी अमाइलेज नॉट डाइजेस्ट लिपिड यार, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ओके, सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। द आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। ठीक है, 49th क्वेश्चन।
कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, ओके। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन, ओ हो, पैंक्रियाटिक जूस के पास लैक्टेज एंजाइम होता है, पर लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पर यहाँ रीजन में ये नहीं बता रहा है कि वो किसकी वजह से होता है, वो अलग ही अपना चल रहा है कि पैंक्रियाटिक जूस के पास जो है वो लैक्टेज एंजाइम होता है। सो एसर्शन एंड लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। सो एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन यार। सो आंसर इज बी, ओके। 49th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वुडी प्लांट गैसेज एक्सचेंज थ्रू द लेंटिसिल्स, ठीक है, हाँ ठीक है, वुडी जो प्लांट होते हैं उनका गैसेज एक्सचेंज लेंटिसिल से होता है, क्योंकि स्टोमेटा नहीं होता, जो वुडी स्टेम होते हैं उनमें लेंटिसिल्स आर जस्ट एक्ट लाइक द स्टोमेटा, ओके। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेंटिसिल आर द स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड अलोंग विद द स्टोमेटा ऑन द स्टेम ऑफ वुडी लीव्स। नहीं, वुडी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है, वुडी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है बच्चों, ओके। वुडी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, वुडी लीव्स में सिर्फ लेंटिसिल्स होते हैं, ओके। जो हर्बेशियस और ग्रीन वाला पार्ट होता है, ग्रीन स्टेम ग्रीन लीव्स, वहां पे स्टोमेटा होता है। सो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज राइट, द आंसर इज सी, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई एम वेरी एनर्जेटिक, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं 150 क्वेश्चन तुम्हें और भी पढ़ा सकती हूँ, पर समय समय पर क्वेश्चन जो है डिलीवरी होते रहे तो आपका रिफ्रेशमेंट बना रहेगा। एक साथ बंच ऑफ क्वेश्चंस नहीं दूंगी मैंने ठान लिया, थोड़े क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। एसर्शन, डार्क फेज, अच्छा मेरे बच्चों को आज तक ये लगा कि डार्क है तो रात में ही होता है, नो। फोटोसिंथेसिस की 2 फेजेस होती हैं, वन इज द लाइट रिएक्शन मेरे लल्ला एंड सेकेंड इज डार्क रिएक्शन मेरे बच्चों। लाइट रिएक्शन जो है वो सनलाइट जब पड़ता है तो आपके क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो एक्साइट होते रहते हैं, दिना दिन 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 धा। जैसे वो एक्साइट होते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन आयन बच जाता है। अब इस हाइड्रोजन आयन को बचाकर और जो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन निकले उन सब का इस्तेमाल करके हम ATP NADPH2 ये सारी एनर्जी बना लेते हैं। फिर हम आते हैं स्ट्रोमा में, द क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट जहाँ पे लिक्विड होता है। स्ट्रोमा में होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, मेन एंजाइम है रुबिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, द एंजाइम का नाम है रुबिस्को, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द अर्थ। अब ये एंजाइम क्या करेगा, CO2 को पकड़ के कार्बोहाइड्रेट बना देगा। तो आपका फोटोसिंथेसिस में होता ही क्या है, फोटोसिंथेसिस में CO2 जुड़ा, पानी जुड़ा और कार्बोहाइड्रेट बनी, ऑक्सीजन निकली और ATP बना। अब कार्बोहाइड्रेट बन गया, डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन तो आपने लाइट रिएक्शन में निकाल ही ली थी, पर डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो लाइट में नहीं होगी, वो डार्क में होगा। इसका मतलब ये है कि इसे लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जो लाइट से काम करवाना था, एनर्जी बनवाने का, हम पहले कर चुके हैं। सो डार्क फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इसलिए हम इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, डार्क फेज टेक्स प्लेस एट नाइट, ये गलत बात है, नाइट में होती ही नहीं है, ठीक है, मुझे पता था ये क्वेश्चन है, ओके। सो असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी, ओके बच्चों। सो मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम लोगों ने 50 असर्शन रीजन ऑफ लाइफ प्रोसेस कर लिए हैं। सो मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पूरा 1 शॉट रिवीजन करा दिया, तुम्हें MCQs करा दिए, तुम्हें इस चैप्टर की एक्टिविटीज करा दी, तुम्हें MCQ करा दिया। अब क्या मेरी जान लोगे क्या, बताओ तो, जान ही दे देती हूँ, अब तो कुछ बचा नहीं मेरे पास। सो वी हैव डन विद द 50 असर्शन रीजन ऑफ द लाइफ प्रोसेस एंड डोंट वरी बच्चों, ऐसा नहीं है कि अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं, बस आप रुकिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत भयंकर एडवेंचर लाई हूँ। तुम्हें मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बायोलॉजी का किंग, क्वीन, प्रिंसेस, प्रिंस सब बना डालूं मैं, ओके, समझ में आई बात। सो हमेशा, अच्छा एक चीज मैं आपको जाते जाते ये बताना चाहती हूँ कि डोंट बी स्टैग्नेंट, ठीक है, कभी भी किसी भी इंसान को किसी एक जगह पर रुका नहीं रहना चाहिए। इफ यू थिंक कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, नई चीज पढ़ना शुरू करिए, फिर जब आपका फ्रेश माइंड रहेगा तब उसको फिर से पढ़ना शुरू करिए, तब शायद समझ में आ जाए। टेक द हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, आप टीचर्स मुझसे पूछ सकते हो, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनको बताती भी हूँ, बट डोंट बी स्टैग्नेंट। जो आदमी रुक जाता है वो आदमी वहीं पे खत्म हो जाता है। सो हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, और हमें तब तक चलते रहना जब तक हम अपनी मंजिल को पा ना लें। समझ में आई बात। सो थॉट ऑफ द डे, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जिस एंथुजियाज्म से पढ़ाती हूँ मैं तुम्हें, जिस उत्साह से मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, जिस जज्बे से मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो डेफिनेटली तुम्हें बायोलॉजी का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। नॉट इवन दिस यार, तुमको जितना पढ़ा दिया उसके बाद तुम्हारा NTSC ना क्वालिफाई हो तो मेरा नाम बताना, मतलब बायोलॉजी में तुम शॉर्ट 13-14 क्वेश्चन करके आओगे पूरे, ओके। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस मेरे बच्चों, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, ठीक है।
सो आपको रात में मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कल सुबह अगर आपका एग्जाम है तो आपको उसमें टॉप करना है। और हर दिन आपको ये सोचना है कि कल तुम्हारा एग्जाम है। जिस बच्चे ने भी सोच लिया कि अभी बहुत दिन बाकी है, अपन तो कर लेंगे, अपन तो बाप है, तो बेटा बाप एग्जाम होता है, ये याद रखना। और समय से बलवान कोई नहीं होता, एक बार समय निकल जाए तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन ऑफ द assertion रीजन ऑफ लाइफ प्रोसेस। इफ यू वांट टू लर्न मोर इनटू द मैग्नेट ब्रेन्स, यू कैन विजिट द वेबसाइट, आपको वहां पर सब कुछ अरेंज मैनर में मिल जाएगा। आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, आई होप वो आपको समझ में आई। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लोगों को बताइए कि यहाँ पे शिप्रा मैम बहुत धांसू पढ़ाती हैं। सी इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।